हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र, जो कि किसका होता है, गणित का। ये 25 मार्क्स का पेपर होता है, आपको पता ही होगा। 25 नंबर का पेपर होता है, 1 घंटे का पेपर होता है और कुल 18 प्रश्न होते हैं, जिसमें 5 प्रश्न केवल बहुविकल्पीय ही होते हैं, मतलब 5 नंबर का बहुविकल्पीय होता है। बाकी जो आपके बचते हैं 13 क्वेश्चन, उसमें आपके अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय दोनों आते हैं। वो कुल कितने नंबर के होते हैं, 20 नंबर के। तो कुल मिला के 25 नंबर के पेपर है, 1 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल तरीके से समझेंगे और 2022 से 16 के बीच में जितने भी प्रश्न आए हैं, चाहे वो बहुविकल्पीय हो, चाहे आपके अति लघुत्तरीय हो, चाहे लघुत्तरीय हो, उन सभी को हम विद डिटेल एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। तो क्लास थोड़ा सा लेंदी हो सकती है क्योंकि गणित की है। इसके पहले हमने और भी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस अपलोड कर दी है ना, मैराथन क्लासेस, जिसमें 16 से लेकर 22 तक के बीच के जितने भी प्रश्न आए हैं, चाहे वो जिस विषय के हों, लगभग सभी कंप्लीटेड हैं। तो आप उन्हें देख सकते हैं और बेहतरीन स्कोर एग्जाम में कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सही से सॉल्व किए होंगे तो आप देखे होंगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं बार बार वही रिपीट करता है, और गणित में भी रिपीट ही होता है। गणित में केवल क्या करता है, डिजिट को चेंज कर देता है कभी कभी, बाकी तरीका वही होता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुविकल्पीय का क्या दिया है यहाँ पे, 343/1000 और इस पर जो ये चिन्ह लगा है ना करड़ी का, और इसकी घात कितनी लगी है, 3। तो जब भी कभी किसी संख्या के ऊपर करड़ी लगी हो केवल, तब उसका मतलब होता है कि वर्गमूल। लेकिन अगर करड़ी की घात 3 रखी गई है तो यहाँ पर घनमूल निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, घनमूल। तो 343/1000 का हमें क्या निकालना, घनमूल। और आपको पता होगा घनमूल में है ना, करड़ी के अंदर आपको 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है संख्याओं का। तो देखिए 343/1000 है, तो आप 343 को कैसे तोड़ सकते हैं, यहाँ पे 3 ऐसे लगा रहने दे घात। 343 को आप लिख सकते हैं 7, 7 7 49, 49 7 343 बटे 1000 है। 1000 को आप लिख सकते हो 10 गुणे 10 और गुणे 10, बन गया 3 का जोड़ा, है ना, क्योंकि यहाँ पे करड़ी की घात 3 थी। और जब करड़ी की घात कुछ ना हो, केवल ऐसे चिन्ह बना हो, तो उस समय उसको क्या बोलते हैं, वर्गमूल। मतलब यहाँ पे घात 2 रहती है, ठीक है ना, मतलब ये। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 7 का बन गया 3 का जोड़ा, और 10 का बन गया 1 जोड़ा। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, एक 7 निकल के आएगा ऊपर से, और यहाँ से एक 10 निकलेगा। तो 7 बटे क्या होगा, 10। तो ये तो ऑप्शन में दिया नहीं, तो इसका मतलब है इसको और भाग किया गया है। 7 को भाग कर दें आप 10 से, तो भाग करके देखोगे तो 7 छोटा है, तो आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर दशमलव लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, 70 हो जाएगा। तो 10 सते 70, 0 पॉइंट कितना आएगा, 7 आएगा। अगर इसमें देखें हम, तो इसमें ऑप्शन 2 सही है, क्योंकि दोनों सेम ही लिखे हैं, बा और सा। तो कुल मिला के एग्जाम में आपके प्रिंट मिस्टेक नहीं होगी, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। तो 0.7 राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया होगा आपको, है ना, एकदम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभव परिणाम कितने बनेंगे। अच्छा ये देखें आप, एक सिक्के में कुल कितने परिणाम होते हैं, 2, हेड और टेल। मतलब कि आपका होता है, हेड बोले तो चित और टेल बोले तो पट। तो एक सिक्के में ये होता है, ठीक है। दूसरे सिक्के में भी यही होगा। कितने परिणाम होते हैं कुल, एक सिक्के के अंदर 2, लेकिन यहाँ पे कितने सिक्के हैं, 3। तो तीनों में हेड टेल हेड टेल हेड टेल पाए ही जाएंगे। तो कुल कितने परिणाम बनेंगे, मतलब एक बार हेड हेड, है ना, फिर हेड टेल, फिर ये अगर इनको एक साथ उछाला जाएगा तो पहले में मान लो हेड आए, दूसरे में हेड आए, तीसरे में भी हेड आए। तो ऐसे ऐसे जब देखेंगे तो इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है कि 2 की पावर n, क्या होता है 2 की पावर n। आप ऐसे आसानी से लगा सकते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा बनाने में। अब यहाँ पे n कितनी बार, कितने सिक्के हैं, 3, ठीक है ना। तो या एक सिक्कों को 3 बार उछाला जाए, या फिर बोले कि जो है 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, तो बात एक ही होती है। तो 2 की पावर n बनेगा, मतलब n का मान यहाँ पे 3 है। तो जब 2 की पावर आप 3 करेंगे तो बताइए क्या बनेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो कुल कितने परिणाम बनेंगे, 8 बनेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा गया, ये प्रायिकता का सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर त्रिज्या 3.5 दी गई है, तो यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालता है, 3.5 नहीं होगा, इसको आप सही करेंगे 35 रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको हम पहले भी सॉल्व कराए हैं, इसलिए हमको पता है यहाँ 35 होगा, तब आपका क्लियर उत्तर मैच करेगा।
तो चलिए प्रिंटिंग मिस्टेक है आपको बताते हैं। 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, डिजिट चेंज कर देगा। तो 35 सेंटीमीटर का है ना त्रिज्या है और एक अर्धवृत्त बनाना है। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये रहा, एक बना लिया हमने अर्धवृत्त, यहाँ पे केंद्र हो जाएगा, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, ठीक है, आर का मान है ये। वृत्त के ये केंद्र है और यहाँ पे परिधि, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या, ठीक है। तो आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ अर्धवृत्त है तो आपको आधा करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा। अब आप लगा दें, पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणे आर का मान 35 दिया है, यहाँ पे स्क्वायर है होता है तो 2 बार, क्योंकि 2 बार सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, स्क्वायर। इतना तो आपको क्लियर ही हो गया होगा। 7×5 = 35 गुणा कर लो आप, और बटे में 2 भी तो रहेगा भाई, बटे में 2, ये तो ऊपर पाई आर स्क्वायर का मान रखा, बटे 2 भी रहेगा, ये रख दिया हमने। और 2 से इसको काट दो आप तो 11 आ जाएगा। 2 से जब 22 को काटोगे कितना है, 11 आ गया। तो ये बन गया 11 × 5 × 35। तो आप गुणा करके देखो। तो पहले हम गुणा कर लेते हैं 11 से 35 को। तो 11 से 35 को गुणा करो आप, 11 से 35 को, तो 11×5 = 55, 55 के 5 हासिल आया 5, 11 × 33, 33 और 5 38, 385 आ गया। और अभी आपके गुणे में 5 बचा हुआ है। अब इसका भी गुणा कर लो, कितना आएगा, 55 25 के 5 है ना, 2 आया, 5 × 8 = 40, 2 42 को 2, 4 आया, 5 × 15, 15 × 4 = 19, ठीक है। कितना आएगा, 1925 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आपको समझ में हो गया होगा, आगे होगा एकदम क्लियर। जो तीसरा है इसमें कितना आएगा, 1925, ठीक है ना। कितना आएगा, 1925। अभी हमने सॉल्व किया, ये देखिए 1925 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। अगर ये 3.5 होता तो कुछ नहीं, दिक्कत नहीं थी, तो यहाँ पे आपको 19.5 उत्तर आता, ठीक है। तो इसमें आप, हमने इसको पहले भी एक बार सॉल्व कराया है, इसलिए हमको पता था, इसलिए यहाँ पे हमने बताया कि आपका 3.5 नहीं 35 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे तब आपका उत्तर मैच करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा इसमें, आ वाला, ठीक है ना। अगला, tan 60 अंश बटे sec 90 अंश का मान बताइए। तो tan 60 और sec 90 का मान चलिए रखते हैं, कितना है, tan 60 अंश बटे sec 90 अंश। अब देखिए tan 60 का मान कितना होता है, अगर आपको टेबल याद होगी पूरी तो आप तो कर लेंगे। इसके पहले हमने 2 क्लासेज और भी मैराथन लगाई है, उनको भी आप देख सकते हैं। tan 60 का मान होता है कितना, √3 बटे sec 90 का मान कितना होता है। अब देखो sec जो होता है sec थीटा, ये जो है ये व्युत्क्रम होता है किसका, cos थीटा का। तो अगर आपको cos 90 का मान पता है तो sec थीटा में उसका उल्टा कर देंगे। और cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान होता है 0। cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो sec 90 का मान 0 का उल्टा हो जाएगा। अब 0 का उल्टा क्या होगा, तो 0/1 पहले लिखो। अब आप इसको पलट दो तो 1/0। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और बटे में कितना, 0, ठीक है। sec 90 का मान 1/0, जिसको इनफाइनाइट भी कहते हैं, अनंत ही होता है, ठीक है ना। तो आप 0 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा √3 × 0। तो बताइए उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा सॉल्व करने पर। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए क्लास तो लंबी थोड़ा सा हो सकती है क्योंकि गणित की है। इसके पहले हमने, है ना, जो क्लासेस लगभग 1.5 घंटे के अंदर ही कंप्लीट की है, लेकिन ये थोड़ी लंबी होगी भाई। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, 7 6 2 5 9 की माध्यिका क्या है। तो देखिए सबसे पहले अगर ऐसे संख्याएं दी गई हैं और आपको माध्यिका बताना है तो इनको आपको आरोही या अवरोही क्रम में सेट करना पड़ता है। तो सेट करते हैं आरोही क्रम में, ठीक है ना। अगर ये तो विकल्प का है इसलिए इसको हम आपको टिक से ही बताते हैं, समय बचाते हैं। आरोही क्रम में लिखने पर मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटा क्या है, 2 है। 2 से बड़ा क्या है, यहाँ पे अगर देखें तो 5 है। 5 से बड़ा क्या है, तो 6 है। 6 से बड़ा कौन है इसमें, 7 है। और 7 से बड़ा क्या है, 9 है। तो कुल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 है। तो अब 5 है। अब 5 आया ना, कुल संख्या कितनी है, 5। तो 5 आपको देखना पड़ेगा सम है कि विषम। तो 5 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है, क्योंकि विषम संख्या वो संख्या होती है जिसको 2 से विभाजित करने पर पूरी तरह विभाजित ना हो। तो जब विषम हो ना तो माध्यिका का बहुत इजी तरीका है, दोनों तरफ बराबर बराबर संख्याएं छोड़ दें आप, जो बीच में बचती है वही माध्यिका होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो माध्यिका होगा वो कितना होगा, अगर देखें तो 6 होगा। यहाँ पे माध्यिका कितनी संख्या है, 5 ही तो है। तो माध्यिका 2 हो गया, सही है। 2 के बाद 5 हो जाएगा, ये भी सही है। 5 के बाद कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 के बाद कितना आएगा, 7 आएगा। 7 के बाद 9 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे माध्यिका 6 आएगी, है तो यार ऑप्शन में, ऑप्शन जो बा वाला है यही सही हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है ना, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। चलिए ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कह रहा है कि 18,0,9,025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है, तो इसको आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है, कितना है 18,0,90,25। आइए निकाल के दिखाते हैं। 18,0,90,25 वर्गमूल निकालना है। चलो निकाल के दिखाते हैं आपको। वर्गमूल में आपको पता है 2 2 का जोड़ा बनेगा, ये बन गया। तो इस एक का तो नहीं बनेगा, तो एक बार जाएगा, एक बार, एक एक कम एक, यहाँ पे जुड़ता है 1 1 2 और यहाँ पे घटता है 1 में से गया 0, मतलब इसको काट सकते हैं। कितना उतारेंगे पूरा 80, 80 आएगा ना। कितनी बार जाएगा आप देखो, 4 बार ले जाओगे तो 4 बार लिखना पड़ेगा, 24 चौके 96, ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार जाएगा, 3 बार, तो 3 बार, 3 तिरिक्का 9 और 3 दूनी 6, इधर जुड़ेगा 23 और 3 26, इधर आपका घटता है 10 में से 9 गया 1 और यहाँ बचा 7 में 6 गया 1 गया, 11 बच गया। अब कितना उतारेंगे आप, कितना उतारेंगे 90 उतारेंगे, तो ये रहा 90। ठीक है, अब ये कितनी बार जाएगा, आपको इसको लेके जाना पड़ेगा। कितनी बार जा सकता है ये, 3 बार जाएगा क्या ये, 4 बार अगर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा हमें लग रहा है। अच्छा 4 बार लेकर जाते हैं, देखते हैं। 4 चौक 16 के 6, 1 आया, 4 छंग 24, 1 25 5, 2 आया, 4 दूनी 8 2 10, 1056 आया। तो 4 बार तो चला गया, 5 बार जाएगा, 25 के 5, 2 आया 5 है ना। अगर 5 बार ले, 5 छंग 30, 30 और 2 32 को 2 3 5 1 2 10 और 3 13, ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार जाएगा बस। कितनी बार, 4 बार। तो बताइए यहाँ पे कितना आएगा, इधर जुड़ेगा 264 में 4 जोड़ो कितना आएगा, 268 आएगा। और इधर घटता है तो 10 में से 6 गया, 4 बचेगा। ठीक है, इसको इधर उतारते हैं, 4 बचेगा। और कितना बचेगा, इधर बचे 8, 8 में से 5 गया 3, मतलब यहाँ 3 बचेगा। और इधर आपका पूरा कट जाएगा 34, कितना उतारेंगे 25 अभी बचा, ये उतार लेंगे। और इधर आपका कितना था, इधर आपका आ गया है 268 आ चुका है। कितनी बार जाएगा अब ये, तो अगर देखें तो कितनी बार ये जा सकता है पूरा, तो यहाँ पे 68 है, 5 बार जा सकता है, 5 बार लेके जाते हैं। 25 के 5, क्योंकि इकाई अंक 5 लग रहा है, मैं इसलिए बता रहे हैं। ठीक है ना, तो 5 बार अगर ले जाएंगे, 25 के 5, 5 40 और 2 42 के 2 4 आया, 5 अंक 30, 30 4 34 के 4, 3 आया, 5 दूनी 10 और यहाँ पे कितना, एक बचेगा क्या भाई यहाँ पे अभी, है ना, एक बचेगा यार, 134 बचेगा यहाँ पे, इतना बचा था। ठीक है ना, तो 5 दूनी 10 3 13, ये पूरा चला जाएगा, कट गया 5। कितने अंक आए, देखो यहाँ पे कितना, 4। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, 4। तो देख सकते हैं इसमें कितना आएगा, इसके वर्गमूल जब निकालेंगे तो अंकों की संख्या कितनी आएगी, 4 आएगी। तो 6वें में ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, निकालने वाला वर्गमूल और या फिर वर्गमूल से संख्या पूछ ले। आगे देखिए, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया हो तो दोनों सिक्कों के पट ऊपर आने की संभावना क्या होगी। तो 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, तो मैंने भी बताया कि एक सिक्के में क्या होगा, हेड और टेल होगा। ठीक है, दूसरे में भी क्या होगा, हेड और टेल, ये होता है। इनको एक साथ उछाला गया तो क्या क्या बन सकता है, देखो, या तो हेड हेड आएगा या हेड टेल आएगा। तो 2 तो ये बनेगा, इधर आपको दिखा रहे हैं, या तो पहले में एक हेड हेड आए, दूसरी स्थिति बनेगी कि दोनों, एक में हेड आए और दूसरे में टेल आए। तीसरी स्थिति बनेगी टेल, है ना, पहले में टेल आए दूसरे में हेड आए। और चौथी स्थिति बनेगी कितना, टेल टेल आए। तो कुल कितनी संभव स्थितियाँ बनी यहाँ पे, 4। वैसे ही पता था, मैंने बताया था 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर n मतलब 2 सिक्के थे तो 4 ही आता। लेकिन यहाँ पे ये देखने के लिए कि दोनों सिक्कों के पट आए ऊपर, तो ये पढ़ाई था। बताओ, पट का मतलब दोनों में टेल आए, तो बताओ एक बार ऐसी स्थिति है जहाँ पे दोनों सिक्कों में एक बार टेल आ सकता है। तो बताइए, एक और कुल, और प्रायिकता का जो फार्मूला है, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, मतलब कि यहाँ पे अनुकूल परिस्थिति कितनी है, तो 1 बन रही है, और कुल परिस्थिति कितनी है, 4, तो 1 बटे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर, 1 बटे 4 आएगा। अगर इसी में पूछ लेता कि दोनों सिक्कों के चित आने की प्रायिकता, तो चित कितनी बार है, मतलब हेड, तो हेड आपका कितनी बार है, तो 1 ही बार है, तो 1 बटे 4 उसका भी आता। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ये भी बनता था कभी कभी कि जो प्रायिकता का मान होता है, ये जो होता है, ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है ना, तो 0 से कम आ सकता है कभी मान प्रायिकता का, और ना 1 से बड़ा आ सकता है। 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, 0 भी हो जाता है लेकिन 1 से बड़ा नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु के आधार की ऊंचाई और क्या है, त्रिज्या समान है, तो उसके आयतन का अनुपात बताइए। मतलब कि एक लंबवृत्तीय बेलन है और एक लंबवृत्तीय शंकु है। ठीक है ना, तो आइए बताते हैं आपको हम। एक लंबवृत्तीय बेलन है, ये रहा बेलन,
ठीक है। और ये रहा शंकु, इसके आधार की त्रिज्याएं समान है, आधार की त्रिज्या क्या है, समान है, मतलब कि ये बन जाएगा आपका शंकु, ठीक है। त्रिज्या समान है, मतलब अगर इसकी त्रिज्या हम बेलन की क्या मान लें, आर मान लें, तो इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई भी समान बोल रहा है, मतलब कि अगर ये एच है तो इसकी भी ऊंचाई कितना है, एच है। तो कह रहा है कि दोनों के आयतनों का अनुपात बताओ। तो बताओ, लगाते हैं, इसका आयतन बटे इसका, मतलब बेलन का आयतन क्या होता है, इधर देखो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बटे शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच क्या होगा, कट जाएगा, 3 कहाँ जाएगा ऊपर, मतलब 3/1 आएगा, 3:1 या फिर 3 लिख सकते हैं हम। तो अनुपात में तो 3:1 आएगा, ठीक है ना। तो बताइए इसमें कोई ऑप्शन दिया गया है 3:1, 3 अनुपात में दिया नहीं, केवल 3 लिखा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बहुत सही हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आपके अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपके अति लघु उत्तरीय भी प्रश्न तैयार हो रहे हैं, क्योंकि पूरा हम एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करा रहे हैं, इसलिए भाई क्लास तो थोड़ी लंबी रहेगी। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो आपको बताते हैं, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, लेकिन क्या लगा है स्क्वायर, तो 1/√2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का मान कितना होता है, जो साइन 60 का, मतलब कि √3/2 होता है, स्क्वायर लगा है तो हम भी कर देंगे स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो आगे। तो बताओ 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस √3/2 का स्क्वायर करो तो रूट हट जाएगा 3 पर से, है ना। जिस संख्या पे रूट लगा हो अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट हट जाता है, बटे 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 4 प्लस 3 दूनी 6 बटे 4 दूनी 8, नीचे नीचे गुणा, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, इतने में। तो 6 4 10, 10 बटे कितना आ गया, 8। अभी कटे तो काट दो, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, तो 5 बटे कितना आएगा, 4। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। हटा रहे हैं इसको हम, क्योंकि अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन अगला 10 नंबर। यदि किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 50% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। हमने अगर भुजा ए मानी होगी, ए मान लें अगर हम, वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग एक चतुर्भुज है जिसके चारों भुजाओं की लंबाइयाँ सेम होती हैं और प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90-90 के, ठीक है, ये वर्ग कहलाता है। अब कह रहे हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई, वैसे अगर देखा जाए तो वर्ग की तो सभी भुजा सेम होती है, ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई कोई मतलब ही नहीं रहता है, ठीक है। तो 50% बढ़ा दी जा रही है। 50% बढ़ाने का मतलब क्या है कि 50% का मतलब क्या होता है, 50/100, मतलब कि 1/2 आएगा। कहने का मतलब अगर पहले भुजा 2 थी तो बाद में 1 बढ़ा रहा है तो 2 1 कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। तो भुजा पहले 2 थी, बाद में कितना हो जा रही है, 3। अब 2 का इधर इसका स्क्वायर निकाल लो आप और इधर इसका स्क्वायर निकाल लो बाद का, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, और 3 का स्क्वायर 9, मतलब पहले 4 थी तो 9 हो गई, कितना बढ़ा, 5 बढ़ गया, ठीक है ना। तो इसमें बताना है कि कितने गुना बढ़ेगा। तो बताइए जो 5 है ना, 9 मतलब 4 से 4 था और 9 हो गया तो कितने गुना बढ़ा। तो देख सकते हो, मान लेंगे 4 का मतलब x गुना बराबर कितना है, 9 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 9/4 आएगा, कितना आएगा, 9/4 गुना। तो ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। एक तरीका ये भी है, या एक तरीका आप भुजा मान के लगाओ तो काफ़ी बड़ा लगेगा, ये एकदम ट्रिकी बेस्ड है, आराम से समझ में आ गया होगा आपको, है ना। 50% का मतलब क्या होता है, 50/100, अरे भाई जिस संख्या के इंटू में परसेंट लगा हो उसका बटा 100 होता है, और 50/100 का मतलब 1/2, इसका मतलब जो नीचे वाला मान हो 1/2 का मतलब है कि ये जो मान है ये पहले का होता है और ये इतना बढ़ रहा है। तो 2 था 3 हो गया, समझ रहे हैं ना। तो हमें तो क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, बढ़ा दिया क्षेत्रफल कितने गुना, तो क्षेत्रफल के लिए भुजा के स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 से 9 हुआ, कितने गुना बढ़ा, तो 9/4 गुना बढ़ा, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या, प्रमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती। तो आइए देख लेते हैं। अब इसको आप डिवाइड कर लो, सिंपल सा तरीका है ना। 3/5 का मतलब कितना है, 3/5 का मतलब है, भाग करो 0.5 ये है, और 4/5 का मतलब कितना है, 4/5 का मतलब है 0.5 8 है, तो ये इसका मतलब ये है। अब इसके बीच में आइए देखते हैं, इसको जब डिवाइड करोगे आप
तो 0 पॉइंट कितना आएगा 7 आएगा, है ना। क्या ये इसके बीच में आ रही है 0.7, तो 0.7 तो इसके बीच में ही आएगी भाई। 0.6 है तो 0.7 आएगी, तो बीच में आ रही है। कौन नहीं आ रही पूछ रहा ना। तो 19/30 को भाग करो, मतलब 19 को 30 से भाग करो तो 0.3 18 180 हो जाएगा। तो 6 6 6 कुछ लगभग में आएगा, तो ये भी आ जाएगी बीच में इसके, है ना। 2/3 को देखते हैं तो कितना आएगा 0.3 18, तो ये भी आ जाएगा। जरा इसको देखते हैं, इसको काटो, 2 से काटो, 2 8 16, 2 से काटो कितना आएगा 15। तो इसको जब भाग करो आप कितना आएगा 0 पॉइंट, है ना, 80 हो जाएगा। तो 15 × 5 = 75, ठीक है। तो ये देखो 0.5 आ गया। ये तो 0.6 से क्या है छोटी है, तो आपका जो दा वाला ऑप्शन है यही आपका इसके बीच में नहीं आएगा। समझ में आया। जब भी कभी बीच में निकालने वाला क्वेश्चन आए ना तो कुछ ना करें आप कर ले भाग, बस सिंपल सा भाग करके आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बीच में ये वाला नहीं आएगा। जब इसको भाग कर रहे हैं तो 0 पॉइंट क्या आ रहा है 5 आ रहा है, देखा आपने। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 12 नंबर। यदि cos A बराबर 0 हो तो A का मान क्या होगा। तो cos A बराबर अगर 0 है तो A का मान क्या होगा। अब cos A बराबर अगर 0 है, ठीक है, तो cos में किसका मान 0 होता है ये हमको आना चाहिए। तो cos में जो 0 मान होता है वो होता है cos 90 का। किसका मान होता है cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। तो cos से cos हट जाएगा, A का मान कितना डिग्री आया 90 डिग्री। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसमें बा वाला, ठीक है, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें आप, आंकड़े दिए गए हैं ये सारे, है ना। और इसका कह रहा है बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक जो होता है जिस संख्या की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है बारंबारता, वही संख्या बहुलक होती है। तो इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो ज़्यादा बार आपको दिखेगी आई हुई। अगर 5 को देखें तो 5 एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ, एक बार 3 बार आया। 7 कितनी बार आया है 7 एक बार यहाँ, एक बार ये 2 3 4, सबसे ज़्यादा बार 7 ही दिख रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका अ सही हो जाएगा 7। क्लियर हो गया। 14 नंबर देखें आप, 14 नंबर में क्या दिया है, कह रहा है कि यहाँ पे ये रूट के अंदर सभी संख्याएं लिखी हैं। अब आपको घातांक करने का नियम तो आता ही होगा। जब सभी संख्याओं पर रूट लगा हो तो उन संख्याओं को रूट के अंदर आपस में क्या हो जाता है गुणा और भाग। तो यहाँ पे भिन्न में है तो ये सभी संख्या भिन्न में हो जाएंगी, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, अंश अंश का नीचे नीचे। तो ऊपर जब गुणा करोगे तो क्या बनेगा b × c × a, क्योंकि सब पे रूट है तो सब पे रूट लगा रहेगा बटे। नीचे देखो आप, तो नीचे क्या है a और b और क्या है c है। अब देखो यहाँ b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, c से c कट गया, क्या बचा 0 नहीं 1 बचेगा। कितना बचेगा 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 ही आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा 1 आएगा, ठीक है। अगला देखें 15 नंबर। एक वृत्त का जो व्यास है 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है, ये आपको आता ही होगा। r त्रिज्या होती है। अगर व्यास 12 है तो जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है आधी होती है, मतलब त्रिज्या का मान 6 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप रख दें, तो जब यहाँ पर r का मान 6 रखोगे तो 2π लगा रहेगा, तो 6 दूनी 12 पाई आ जाएगा। कितना आएगा 12 पाई सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। समझ में आया। 2πr होता है। अब व्यास अगर 12 है तो त्रिज्या 6, तो 6 दूनी 12 पाई आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। अब भाई कोई भी चतुर्भुज हो, है ना। अब समांतर चतुर्भुज एक आयत की तरह होता है, इसके आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती है, ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग मतलब अंदर बने कोण। अब अगर ये चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज हो, चाहे चक्रीय चतुर्भुज हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे समलंब चतुर्भुज हो, उसके सभी भुजाओं के अंतःकोणों का जो योग होता है कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री तो इसमें दिया नहीं, अब तो गेम बन गया। और समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। अब एक समकोण का मतलब 190 डिग्री, तो ये तो 90 से ज़्यादा है। 2 समकोण का मतलब 180 डिग्री, है ना। 8 समकोण का मतलब 9 8 72 720 डिग्री, तो ये तो होगा नहीं। 4 समकोण सही हो जाएगा, क्योंकि 4 गुणे जब 90 करोगे तो 9 चौक 36 360 डिग्री आएगा। क्लियर। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 को हम देखते हैं। अब हम क्या दिया गया है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या दी गई है। और देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिन्हें आप P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें और जो Q का मान है मतलब हर वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो इसको सरलतम रूप करना है तो यहाँ माइनस लगा, पहली बात दोनों माइनस कट जाएगा, 4 से काटो, 4 8 32, 4 से काटो 25 100 के 100, तो कितना आया 8/25। तो कोई ऑप्शन है क्या? तो आपका सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें 8/25, क्योंकि दोनों पे माइनस था इसलिए माइनस कट गया। उसके बाद हमने काट दिया 4 से, तो 32 कट गया 8 बार में, 4 से 100 को काटा तो 25 बार में, तो 8/25 आ गया। अगला देखें आप 0.00 है ना 0001 का क्या निकालना है आपको? घनमूल निकालना है। अब घनमूल का मतलब क्या निकालना है? इसका क्यूब रूट निकालना है। तो जब आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो यहाँ पे 6 डिजिट पर दिया गया है, अगर आप देखेंगे तो, और 6 डिजिट पर है तो 2 का जोड़ा बनेगा, 3 का जोड़ा बनेगा, तो 2 डिजिट पे आएगा। ये कितने डिजिट पर आएगा? 2 डिजिट पर। जब आप निकालेंगे ना रूट के अंदर तो 0.01 आएगा निकल के इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या दिया है 19 नंबर, 3x बराबर 6 है और 4x + y बराबर 14 के हल में y का मान बताना है। तो यहाँ पे देखो, अगर 3x बराबर 6 है तो बताओ 3 दूनी 6, x का मान कितना आ गया? 2 आ गया, x का मान 2 मिला। अब ये जो समीकरण दिया है 4x + y, इसमें x की जगह पे 2 रख दो आप। तो जब इसको आगे इधर सॉल्व कर देते हैं हम, 4 × x का मान कितना रखना है? 2, तो ये हो जाएगा प्लस y बराबर कितना आएगा? 14। तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 उधर जाएगा -8 हो जाएगा, तो y बराबर क्या आएगा? 14 - 8 हो जाएगा। तो 14 में से 8 गया कितना? 6 बचेगा। कितना आएगा? 6। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा 19 में। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, साइन 60 अंश बटे कॉस 30 अंश का मान क्या होगा? तो ये सिंपल सा एक आपको बता रहे फार्मूला है, वैसे भी आप पढ़े ही होंगे, ठीक है ना, कि अगर साइन और कॉस बटे में लिखे हैं अपान में, और ऐसे ही tan cot लिखा है अपान में, तो वहाँ पे दोनों कोणों का, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे साइन थीटा है, ठीक है, ये और यहाँ पे कोस मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई है कोस थीटा है, तो यहाँ पे अगर इन दोनों के कोणों का योग कितना आ जाए, चलो ये तरीका नहीं, थोड़ा और अलग बताते हैं। अभी देखो साइन मान लेते हैं, ये इसका कोण ए है, बटे यहाँ पे आपके पास कॉस कितना है, मान लेते हैं कि बी है। तो अगर इन दोनों कोणों का जोड़ a + b का अगर जोड़ क्या बनेगा 90, तो इसका मान 1 होता है, इसे आप याद रखेंगे। ऐसे साइन कॉस का है, ऐसे जो है अगला त्रिकोणमितीय जो अनुपात है जिसका बनता है वो tan cot का बनता है ना। अब इसमें ये कॉस ऊपर हो सकता है तो साइन नीचे रहे, बस कोणों का जोड़ अगर 90 बनेगा तो 1 आएगा, और नहीं तो आप मान रख दें तो भी लगा लेंगे। साइन 60 का मान, वैसे तो इसका उत्तर 1 आएगा, लेकिन साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 बटे कॉस 30 का मान भी क्या होता है? √3/2 ही होता है। वैसे भी ये दोनों सेम है, कट जाएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो साइन और कॉस अगर अपान में है और कोणों का जोड़ क्या बन रहा हो 90, तो उसका मान 1 होता है। tan cot है तो बनेगा, sec cos है के तो बनेगा। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि क्लासेस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ठीक है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है बनाने में, ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन आपको हम पूरा बता रहे हैं। क्या दिया है अगला क्वेश्चन? 7 की पावर 1/5 और नीचे 7 की पावर 1/3, इसका मान क्या होगा? तो आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़े हैं आप, कि अगर x की घात यहाँ पे लगा हो, मान लेते हैं कि a मान लेते हैं, और अपान में x की ही घात अगर b लगी हो, तो ये घातांकरण का नियम क्या कहता है कि x की घात क्या हो जाती है? a - b हो जाती है। तो यहाँ पे वही तरीका लगा है। देखो अगर 7 की घात यहाँ पे इसको हम a माने और यहाँ पर 7 की घात b माने, तो कुछ ऐसे ही बना, तो ये घातें घट जाएंगी, तो 7 की घात घट जाएगी ऊपर जाके, मतलब 1/5 में से 1/3 घट जाएगी, घात में उत्तर आएगा। सॉल्व करें तो 7 की घात कितना आएगा? सॉल्व करें तो 3 × 3 है ना, यहाँ पे जो भिन्न में दी गई ब्रैकेट में इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 3 × 3 -5 × 5 बटे 3 × 5 15, ये आएगा। 3 में से 5 घटाओ कितना आएगा? -2 आएगा। 3 में से 5 घटेगा तो -2 आएगा, तो -2/15, इस 7 की घात -2/15 बनेगा। तो 7 की घात ये वाला है, ये घात में रहेगा, ठीक है ना, इसमें गलत प्रिंट हुआ है, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बा वाला, 7 की घात -2/15। अगला क्वेश्चन देखें आप 22 नंबर, ध्यान से। क्या है? cot 30 दिया है, tan 45, तो इसका मान 1 नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोणों का जोड़ देखो 45 30 75 आ रहा है, नहीं बनेगा, इसको लगाना पड़ेगा। cot 30 का मान कितना होता है? cot 30 का मान वो होता है जो tan कितने का होता है? 60 का, तो tan 60 का मान होता है √3, तो cot 30 का मान क्या होता है? जो tan 60 का होता है, बटे यहाँ पे tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है ना। तो cot 30 का मान कितना होता है?
√3 होता है, ठीक है, और tan 60 का मान √3 होता है, याद रखेंगे आप। तो यहाँ पे अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, भाग कर दो, √3 को 1 से भाग करो, कितना आएगा, √3 ही तो आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिलेंगे। ये देखिए, किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो जो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अगर त्रिज्या r है तो क्या होता है πr², और इसका मान कितना दिया है 8800 दिया है। तो यहाँ से r² का मान निकाल लेंगे हम। r² बराबर क्या बन जाएगा 8800, और ये बटे में इधर चला आएगा पाई, और आपको पता है पाई का मान क्या होता है 22/7। तो 22 और जो 7 बटे में आएगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब आप काट दो, 22 चौक 88, 4 बार गया। उसके बाद 7 चौक गुणा करें आप, 7 चौक कितना आएगा 2800 आ जाएगा। 7 चौक 2800 कितना आ गया, 7 चौक 28, और गुणे 00 बचा है आपके पास, ठीक है। तो 00 का मतलब कितना है 100, ये हो जाएगा। तो अब इसका r का मान हमको तो चाहिए ना, r का मान, तो जब निकालेंगे तो क्या लग जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो 28 को आप क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 7, और 100 को 100 रहने दें। अब 100 का कितना निकलेगा 10, और 4 का 2, तो 10 दूना 20, और √7 का तो निकल नहीं पाएगा, तो 20 रूट कितना आ जाएगा 7। तो r का मान कितना आएगा 20√7। तो कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका 10 सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें सही से लिखा नहीं है, 20√7 होगा, इस पर करड़ी की घात 20 लगा दिया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा आपका सही आंसर। अगला देखें 24 नंबर। 24 नंबर में क्या दिया है, 24 नंबर में है 2x² - x - 1 के हल है। तो इसके लिए आपको 2 तरीका है, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं आप, या फिर आप इसका क्या कर लें गुणनखंड करके आप मान निकाल दें, वही दोनों जो मान आएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो 2 मान आएंगे, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, इनमें आप ऑप्शनों को रखिए एक बार, जैसे मान लो 1 को रख के देखें आप, अगर x की जगह पे 1 रखने पर इधर LHS में अगर आ जाए 0 तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर जब इसमें रख के देखेंगे आप तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका पहला ही मैच करेगा। जैसे कि 1 रखो तो यहाँ जब रखोगे तो 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 1 कम 2, तो 2 आ गया। यहाँ -1 तो 2 और -1, 2 में से 1 गया 1, और 1 में से 1 गया 0, तो ये मैच कर रहा है, ठीक है ना आपका। लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन है तो दूसरा वाला भी आपको चेक करना पड़ेगा रख के ऑप्शन से, और नहीं तो आप गुणनखंड करके निकाल लो आराम से, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बट आप जो है लगा सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कह रहा है कि संख्या 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या है। तो अभी एक क्वेश्चन ऐसे ही आपको हम निकाल के दिखाए थे, आपको इसका वर्गमूल निकालना है, तो जितनी अंक आएंगे वही इसका आंसर हो जाएगा। तो जब आप निकालेंगे ना तो इसमें आंसर तो आपको मिल जाएगा। अगला देखिए आप, किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल कितना है 285 है, चौथे कोण की माप बताइए। तो चतुर्भुज के ये बताओ चारों कोण का जोड़ कितना होगा 360, तो 3 कोण का जोड़ कितना है 285, तो 1 कोण और बचा, तो आपका हो जाएगा 285 प्लस 1 कोण, मान लेते हैं कि थीटा है, इसका जोड़ मतलब 4 कोण हो गए भाई, 3 कोणों का जोड़िए 1 कोण ये 4 हो गए, बराबर कितना होगा 360। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा बताइए, मतलब कि चौथा कोण कितना आ जाएगा 360 में से 285 आप घटा दें तो आ जाएगा 285 आप घटा दीजिए, तो घटाओ 10 में से 5 गया 5 आएगा। उसके बाद यहाँ पे बचा कितना 5, 5 15 में से 8 गया 7, कितना आएगा 75 डिग्री। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा भाई। 3 कोण का जोड़ 285 है तो 4 कोणों का जोड़ 360 होता है, तो चौथा कोण कैसे निकाल पाएंगे आप, तो चौथा कोण आप निकाल देंगे जब 360 में से इन तीनों कोणों का जोड़ घटा देंगे। अगला देखिए, परमेय संख्या 4/-5 तथा 8/15 का भागफल है, मतलब कि इनको भाग करना है 4/-5। अब बताओ भाग करना है ना, तो भाग का निशान लगाओ यहाँ पे, और जब भाग का निशान को जब गुणा में परिवर्तित करते हैं तो भिन्न पलट जाती है, कौन सी, ये वाली। तो बताओ ये तो -4/5 ऐसे रहेगा, यहाँ पे जब गुणा लगाओगे तो ये 15 ऊपर जाएगा और 8 कहाँ जाएगा नीचे, तो 4 दूनी 8 और 5 तियाँ 15, तो कितना आया -3/2, कितना आ जाएगा -3/2, मतलब ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा, ठीक है। भाग करने पर कितना आया -3/2, ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन अगला। एक पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या।
अब देखो पासा क्या होता है, लूडो की गिट्टी। लूडो गिट्टी में 1 से लेकर 6 तक डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तक डिजिट हैं। तो अगर आप एक बार फेंक रहे हैं तो प्रदर्श मतलब कि इसमें से अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या कितनी है, सबसे पहले तो 2 है अभाज्य संख्या, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 6 तो है नहीं, तो एक संख्या बन गई 2, फिर 3, फिर 5, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या अपने आप से कटे, मतलब कि जैसे कि 2 से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से ना कटे, तो वो संख्या अभाज्य होती है। तो 2 अभाज्य है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है और सम भी है। तो सबसे छोटी अगर सम अभाज्य संख्या पूछे तो 2 होती है। अगला देखें आप, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, कितने हैं, इसमें पूछा था अभाज्य संख्या ना, तो अभाज्य संख्या एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो कितनी अभाज्य संख्या मिली, 3 मिली ना। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर द मतलब कि 3। अगला, इसका घनमूल निकालना है, तो घनमूल तो आप यार निकाल लेंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। ये तो दशमलव हटाओगे तो नीचे जितने अंक से हटाओगे उतने 0 बढ़ा दोगे, तो आप 8 का तो 2 निकलेगा और जितना 0 नीचे आएगा उसका 3 का जोड़ा बना लेना आप, तो भाग कर देना, उत्तर आ जाएगा। जब भाग करके निकालोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, साइन 30 और कोस 60। आप बताओ, साइन और कोस मैंने बताया जब भी बटे में हो आप कोणों का जोड़ देख लेना, अगर 90 बन जाए तो इसका मान 1 होता है, बन रहा है तो ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। और वैसे भी अगर मान रखना है तो रख दो, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, बटे कोस 60 का भी मान कितना होता है, 1/2। तो 1/2 से 1/2 कटेगा, कितना आएगा, 1, वैसे भी आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 31 नंबर, ये रहा भाई, क्लास थोड़ी सी लंबी बनेगी, गणित की है, ठीक है, तो पेशेंस रखेंगे आप, आपका सब रिवीजन हो जाएगा। देखिए क्या दिया है, समीकरण 5x = y और 2x + y = 7 के हल में y का मान। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन अभी आप पहले लगाए थे, ठीक है। 5x = y दिया है, मतलब कि यहाँ पर, तो एक काम कर सकते हो, y के जगह पे आप क्या रख दोगे, 5x रख दोगे, ठीक है। y की जगह कितना रखोगे आप, 5x रख दोगे। तो इसको हल करना है ना, तो हल करके आपको निकालना है मान। आइए निकाल के दिखाते हैं आपको, क्या दिया गया है यहाँ पे, 5x - y दिया गया है। चलो समझाते हैं आपको, 5x = y दिया है, तो y इधर आएगा तो -y = 0 हो जाएगा। अगला ले लेते हैं हम, जो आपका दूसरा है, दूसरा क्या है, 2x + y = 7, 2x + y = 7, 2x + y = 7, ठीक है। इसको हल करो, y कट जाएगा, 5 2 7x, 7x बराबर इधर जोड़ो कितना आएगा, तो 0 में 7 जोड़ो 7 आएगा, तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया, x का मान 1 आ गया। तो y का मान पूछा गया है, तो y का मान बताओ कितना आएगा, चाहे जिसमें रख दो आप, पहले में ही रख दो, तो रखो, तो 5 गुणे इसका मान 1 -y बराबर कितना है, 0 है, तो रख दो आप। तो y बराबर कितना आएगा, -y बराबर, ये 5 1 कम 5 उधर जाएगा तो -5 आएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का मान कितना आएगा, 5, तो y का मान कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 31 में जो आपका उत्तर आएगा कितना आएगा, y का मान 5 आएगा, कितना आएगा, 5। अगला, समचतुर्भुज के कोण होते हैं। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, ठीक है। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाइयाँ क्या हो, सेम होती हैं, और इसके जो प्रत्येक विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते, एक दूसरे को 90 पर काटते हैं, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, कोण होते हैं ना, अच्छा, तो जो समचतुर्भुज हैं इनके जो कोण होते हैं, इनके जो सम्मुख कोण होते हैं बराबर होते हैं, जैसे कि ये वाला और ये वाला, मतलब कि ये अगर ये समचतुर्भुज है तो इसके ये वाला कोण और ये वाला कोण, सम्मुख कोण, ये आमने सामने वाले क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगला देखिएगा, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है तो वह संख्या है। तो किसी संख्या का वर्गमूल जब निकाला गया तो 2 अंक मिला है ना, तो वह संख्या कितने अंक की होगी ये पूछा जा रहा है। अब वर्गमूल में 2 अंक आ रहा है, तो जैसे कि 100 का निकालो तो 10 आता है, मतलब 2 अंक आएगा, ठीक है। उसके बाद 100 में कितने डिजिट थे, 3 थे, और वर्गमूल आपने इसका निकाला तो कितना आया, 10 आया। तो और बात करें अगर और भी संख्या के निकाले आप 7 7 49, तो उसमें तो 1 ही आएगा, लेकिन 2 अंक चाहिए वर्गमूल में, तो आप कोई भी और संख्या ऐसे मान के निकालेंगे तो संख्या 2 अंक की या फिर 3 अंक की भी बन सकती है। तो 2 अंक की कोई संख्या और बनेगी, है ना, जिसमें केवल 2 अंक आए निकालने पर, 9 9 81, किसी का और नहीं बनेगा यार, ठीक है ना। तो 2 अंक या 3 अंक की हो जाएगी, ठीक है, वो संख्या रहेगी।
अगला देखते हैं हम, 3 सही 3/8 का वो घनमूल है। तो घनमूल निकालो, पहले इसको सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करें। 8 त्रिक 24, 24 3 27, 8 से 3 में गुणा होगा, ये 3 जुड़ेगा तो 8 त्रिक 24 और 3 27 और बटे में कितना 8। आपको इसका क्या निकालना है, घनमूल, मतलब कि यहाँ पे करड़ी की घात 3। तो 27 का जब आप निकालेंगे घनमूल तो कितना आएगा, 3 निकलेगा, 3 3 का जोड़ा बनेगा, और 8 का कितना निकलेगा 2, तो 3/2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सा वाला 34 में सही हो जाएगा 3/2। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्या दिया गया है, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा क्या होगी। अब वर्ग का विकर्ण, तो जो वर्ग का विकर्ण होता है, पहली बात तो वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग एक चतुर्भुज होता है जिसके चारों कोण क्या होते हैं, 90-90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और वर्ग के जो विकर्ण होते हैं ये भी बराबर होते हैं। तो विकर्ण दिया गया है, तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, भुजा √2 होता है। अगर हम भुजा ए मान लें, क्या मान लें, भुजा को ए, तो जो वर्ग का विकर्ण होता है वो क्या होता है, भुजा √2 ये होता है, और इसका मान बराबर कितना दिया है, 5√2 दिया है। तो ये दिया है तो √2 से √2 कट जाएगा, तो भुजा का मान कितना आ जाएगा, 5 आएगा। तो 5 आएगा सेंटीमीटर, ठीक है। अगर क्षेत्रफल पूछा होता तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर कितना आता, 25। तो यहाँ पे 5 आएगा क्योंकि भुजा पूछा गया है। क्लियर। अगला ये रहा क्वेश्चन, यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या पढ़े होंगे आप, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1/2 दिया है, तो इसको उधर पक्षांतर कर दो तो क्या बन जाएगा, 1 में से 1/2 घट जाएगा। तो जब आप 1 में से 1/2 घटाओगे तो 2 में से 1 गया, 1/2 ही आएगा। तो इसका भी मान कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। कितना आएगा, 1/2, ठीक है। अगर उत्तर चेक करना है तो आप दोनों मान को जोड़ के देख लो, 1 आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का भी मान 1/2, कॉस स्क्वायर थीटा का भी मान 1/2, दोनों को जोड़ो 2/2, मतलब 1 आएगा। तो क्लियर है एकदम आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, चित्र में बना है, ठीक है। और ये 2016 में आया हुआ लास्ट क्वेश्चन है, मतलब कि जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे हमने सबको कवर कर लिया। तो देखते हैं, संलग्न आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, ACB बराबर 40 डिग्री है, ये देख सकते हो आप, ACB 40 है। तो AOB का मान पूछ रहा है, AOB मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना डिग्री होगा, तो अगर बात करें यहाँ पे तो 80 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये परिधि पर बना कोण है और इसी चाप द्वारा ये केंद्र बना कोण है। तो जो केंद्र बना कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का डबल होता है। तो अगर ये 40 है तो ये पक्का है कितना होगा, 80 डिग्री होगा। एक ही चाप द्वारा परिधि पर बनाया गया जो कोण होता है वो केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होता है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो परिधि पर बनाया गया कोण है वो क्या है, वो जो केंद्र बना कोण है वो परिधि का क्या होता है, डबल होता है। क्लियर। तो इसमें कितना आएगा, 80 डिग्री आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप थ्योरम पढ़े होंगे, 3125 का घातीय संकेतन है, मतलब कितने किस संख्या की घातांक मतलब 3 घात करें कि आपका क्या बन जाए यहाँ पे, मतलब कि इसमें से किस संख्या की पावर बनाए हम कि कितना आए 3125। तो 5 का, क्योंकि सब 5 की घात है और 3 की भी घात है, चलिए देखते हैं। 5 25, 5 125, 5 625, 5 3125। तो 5 की घात कितना बन रही है, 5 बन रही है। तो कोई ऑप्शन है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो रहा है 38 में, ठीक है ना। अच्छा, 3 की घात 5 का मतलब क्या है, 3 3 9, 3 27, 3 81, 3 243 आएगा, लेकिन यहाँ 3125 लाना है। तो किसका है, 5 की घात 5, या फिर इसका आप क्या कर लो, गुणनखंड कर लो, अभाज्य, तो भी आप निकाल सकते हो। 3125 को आप तोड़ डालें तो 5 से तोड़ें आप तो 5 छंग 30 है ना, 1 31, 5 दूनी 10, 2 12, 5 हम 25, फिर 5 से तोड़ें तो कितना आएगा, 5 एकम 5 और 5 हम 25, ये आ जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 जाएगा भाई, 125 आएगा। फिर 5 से तोड़ो आप तो 25 आएगा, फिर 5 से तोड़ो तो 5 आएगा, और फिर 5 से तोड़ो तो आप कितना आएगा, 1 आएगा। 1 आ गया तो कितना बना, 1 2 3 4 5, 5 5 बार आया, मतलब 5 की घात 5। अगला, किस संख्या का घन 64 है, मतलब ऐसी कौन संख्या जिसका घन करे, मतलब 3 बार उसको गुणा करे कि उसका मान क्या आ जाए, आपका 64 आ जाए। तो 6 छंग 36, छक्का 2 16 होता है, ये गलत है। 12 का तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, 4 चौक 16 चौके 64, तो बनेगा कितना, 4। ऑप्शन नंबर 10 ही हो जाएगा इसमें, ठीक है।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए और हैं, बहुविकल्पीय, इनको भी आपको बता ही देते हैं, देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन हैं, एक बार टिक कर लेते हैं क्वेश्चनों पे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है सभी। तो देखिए 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक अभी आपने पढ़ा था, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आपको दिखे आई हुई वही संख्या बहुलक होती है। तो बहुलक 12 होगा इसमें, 12 3 12 है, बाकी सब कम बार है इससे। 10 विद्यार्थी दिए गए हैं, इनका बहुलक बताना है। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो 10 1 2 3 4 बार 10 आया है, और 12 1 2 3 बार, सबसे ज़्यादा बार इसमें भी 10 दिख रहा है, तो 10 इसमें भी सही हो जाएगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन होती है, आपको मैंने बताया है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं होती 11। अब आपको इसकी क्या बता रहा माध्यिका। तो माध्यिका क्योंकि यहाँ पे गिनने में संख्या 5 है, विषम है, तो बराबर बराबर मात्रा में दोनों तरफ संख्या छोड़ो, जो बीच का मान होता है वही क्या होती है माध्यिका। तो 5 आएगा, कितना आएगा 5। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका 5 होती है। अगला क्वेश्चन देखो ये वाला, फिर ये वाला देखते हैं, फिर ये वाला देखते हैं, फिर ये वाला। तो sec 30 का मान, डायरेक्ट sec 30 का मान कितना होता है, जो cos 30 का होगा उसका उल्टा। cos 30 का मान होता है √3/2, ये cos 30 का मान है, लेकिन यहाँ sec 30 है, तो sec 30 में इसका उल्टा होगा, मतलब √3/2 का उल्टा 2/√3। तो ऑप्शन नंबर बात सही हो जाएगा। अगला cot थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, इधर इसका सोल्यूशन हम कर रहे हैं। cot थीटा को आप लिख सकते हो cos थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, गुड़े एकदम छोटा छोटा तोड़ है, सब इंटू में है, इन सबको हम तोड़ है। और साइन थीटा का तो साइन थीटा इससे छोटा नहीं होगा, नहीं तो लाल बटे कक्का में चले जाएंगे हम। गुड़े सेक को क्या लिख सकते हैं आप, 1/cos थीटा, उल्टा होता है। तो देखो cos थीटा से cos थीटा कट गया, साइन थीटा कट गया, तो 1 आ गया, कितना बचेगा 1। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, 7 सही हो जाएगा। अगला इसका मान कितना होगा, तो ये दोनों सूत्र हैं। 1 - sin स्क्वायर ए बराबर होता है cos स्क्वायर ए, ठीक है, और 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए, ये होता है। अगर ये आपको पता, अब जो सेक है इसको आप 1/cot स्क्वायर लिख सकते हो। तो cos का उल्टा सेक होता है, तो ये कट भी तो जाएगा, कट जाएगा, 1 आएगा, इसमें भी कितना आएगा 1 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है। तो बेलन का जो वक्र कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 2πRh, क्या होता है 2πRh, याद रखेंगे 2πRh, ये नहीं होगा 2πRh इसमें है, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और देखते हैं कुछ आपका बहुविकल्पीय प्रश्न टाइप का क्वेश्चन जल्दी से, फिर अतिलघुत्तरी पे आ जाते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लग गया इसमें। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र πr² होता है, ये क्यूब है, ये 2πr, ये वृत्त की परिधि होती है, ये तो इसे भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ होता है 360, और 360 का मतलब 4 समकोण। कितने समकोण, 4 समकोण। अगला चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु होता है वो क्या कहलाती हैं। तो अगर एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु यहाँ पे होगा चतुर्भुज में, तो वो भुजाएं क्या होती हैं, उभयनिष्ठ भुजाएं कहते हैं उन्हें हम, ठीक है, जिसका एक अंत बिंदु उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है मतलब। अगला देखें आप, चतुर्भुज के अंतः कोण होते हैं। तो चतुर्भुज के अंदर कोण कितने होते हैं, 4, और चारों का 4 कोण होते हैं, तो कोण ही पूछा है ना, तो 4 अंतः कोण होते हैं। ठीक है, कोई भी चतुर्भुज बनाओ, मान लो हमने एक ये वैसे बना दिया, तो इसके एक ये अंदर बना, ये तीसरा, ये चौथा, 4 कोण होगा। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, चारों की चारों समान होती हैं, और इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। अगला समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। जो समांतर चतुर्भुज होता है, मैंने बताया था, ये आपके आयत की तरह होता है, इसके भी जो कोण होते हैं सम्मुख क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। चतुर्भुज के प्रकार हैं, तो चतुर्भुज के कई प्रकार होते हैं, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, इसमें सब सही है। ठीक है, ये सभी जो है प्रकार है, समचतुर्भुज भी होता है, समांतर चतुर्भुज भी होता है, समलंब चतुर्भुज भी होता है। आयत एक चतुर्भुज है, आयत एक समांतर चतुर्भुज है, मैंने भी ऊपर ही बताया था, आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। अगला क्वेश्चन देखें आप, समांतर चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो चतुर्भुज कैसा भी हो उसके सभी कोणों का जोड़ कितना होगा, 360 डिग्री होता है, ऑप्शन दा सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर, ठीक है, और इनको भी देखते हैं।
ये रहा क्वेश्चन पहला अति लघु तरीका जो कि 2022 में आया है। हमने सभी बहुविकल्पी को कवर कर लिया है। देखो क्या दिया है, 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे केवल आपको मान अगर याद है तो रखना है केवल बस। तो 4 ऐसे रहेगा, tan 60 का मान √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, कॉस 90 का मान 0 तो 0 का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर लगा है, 2 साइन स्क्वायर 45 तो 2 ऐसे रहेगा, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, इसका लगा है स्क्वायर तो कर दिया स्क्वायर, माइनस 4 गुणे कॉट 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर दिया गया। इसको सॉल्व किया गया तो यहाँ बराबर लगाएंगे हम, तो 4 ऐसे रहेगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा, माइनस 0 का स्क्वायर 0 आएगा। उसके बाद इधर आगे देखेंगे 2 तो 2 ही रहेगा, और इसका जब स्क्वायर करेंगे 1/√2 का तो रूट नीचे हट जाएगा तो ये 1/2 बन जाएगा। क्लियर। इधर आगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा तो 4 एकम 4 आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ इस 2 से 2 क्या होगा, कट भी जाएगा, 4 तियाँ 12, आगे लगाएंगे हम बराबर, 12 हो गया। ठीक है, आगे यहाँ पे 2 से 2 कट गया था, 1 बचा है, और 0 तो चाहे जिस संख्या में जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या आती है, इसलिए 0 को गायब कर दिया गया, और -4 तो -4। अब 12 और 1 कितना आएगा, 13, 12 1 13, 13 में से 4 गया 9, तो आपका इसका फाइनली आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन, समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 को सरल कीजिए। सरल करने का मतलब होता है कि जो समीकरण में चर लगा है उसका मान निकालना है। तो गुणा करो यहाँ पे, तो 5 3 दूनी 6, नीचे किनारे किनारे संख्या गुणा 6 आएगा। अब 6 को ऐसे तोड़ो कि घटाने पे 5 आए, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, -3, तो 6 1 कम 6, 6 में से 1 गया 5। तो बताइए क्या बन जाएगा, 6x और 1x बनेगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस x, तो 6x में से 1x जाएगा, 5 बचेगा, -3 बराबर 0, क्योंकि हल करना है, बराबर लगाएंगे। फिर यहाँ पे इतने में क्या कॉमन है, इतने में 2x स्क्वायर माइनस 6x में 2x कॉमन है तो ये बच जाएगा x माइनस 3, और इतने में क्या कॉमन है, प्लस x माइनस 3 में 1 कॉमन है, जब 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 ही बचेगा, और बराबर क्या लगाएंगे 0। आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 2x माइनस 3 दोनों में है तो एक ब्रैकेट में x माइनस 3 बनेगा, और यहाँ पे एक ब्रेक में जो बचा है 2x प्लस 1 तो एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1 बचेगा। अब ये दोनों किसके बराबर है, 0 के, तो एक बार आप इसको 0 मानो, एक बार इसको 0। जब आप 2x प्लस 1 को 0 मानेंगे, ये हाँ, तो बताओ x का मान कितना आएगा, ये आपका 1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा, -1/2 आएगा। अभी एक और भी मान है इसमें, ये वाला मान x माइनस 3 को मानेंगे, इसको भी तो मानेंगे, इसमें नहीं लगा है, तो अगले को मानेंगे, इसको 0। तो बताओ x का मान कितना आएगा, ये -3 उधर जाएगा तो +3 आएगा। तो लास्ट में लिख देंगे हल, और हल में दोनों उत्तर को लिखेंगे हम ब्रैकेट के अंदर। एक आया है -1/2 कोमा, दूसरा क्या आ गया 3, तो ये हमारा होगा हल। आप इनको LHS में रख के देख लो समीकरण के इधर बाएँ पक्ष में, तो आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा, मतलब दायां पक्ष आ जाएगा, 0 आएगा। अगला देखें आप, क्वेश्चन नंबर अगला, ये सभी क्वेश्चन देखो 2022 में आए हुए हैं, फिर हम 21 में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में केवल क्या होगा कि डिजिट चेंज करेगा। अब भाई ये त्रिकोणमितिक सवाल है तो वहाँ पे 30 की जगह 60 डिग्री दे सकता है, लेकिन रहेगा ऐसे ही सवाल एग्जाम में आपके। 4 मीटर गहरा तथा 3 मीटर व्यास का एक कुआं 300 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने पर कितना खर्च करना पड़ेगा। मतलब कि कोई क्या है, कुआं है, ये मान लेते हैं कि कुआं बनाया है, बेलनाकार बन जाएगा, ठीक है, इसको खोदना है, और खोदने का जो खर्चा है 1 घन मीटर जब खोदा जाता है तो 300 रुपये है। तो कितना इसमें मिट्टी निकलेगी, पहले हम ये तो निकाल दें कि कितना इसका आयतन है, ठीक है ना, तभी तो हम खर्चा नहीं बता पाएंगे। तो 1 का निकाल लेते हैं पहले हम, मतलब कुल कितना इसका आयतन है, कितनी इसमें से जो है कितने घन मीटर में खोदना पड़ेगा, जबकि इसकी गहराई कितना है 4 मीटर और व्यास कितना है 3 मीटर। अगर व्यास 3 मीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, मतलब r का मान। और जो ये बेलनाकार है, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, ठीक है, तो पाई का मान 22/7, r का मान देखो व्यास है 3 मीटर तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, 3/2 हो जाएगा। और क्योंकि r का स्क्वायर है सूत्र में तो r को 2 बार लिख दिया गया, इंटू h का मान कितनी ऊंचाई, यहाँ पे 14 मीटर रहेगा, यहाँ पे गलत छपा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे 14 दिया गया है, 14 ही रहेगा, 14 मीटर गहरा रहेगा, ठीक है ना। इसकी जो गहराई है कितना है 14 मीटर है, और जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक r का मान ये कितना है, ये है आपका 3/2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे व्यास था 3 मीटर तो इसकी त्रिज्या 3/2 मीटर आएगी। रख दो, काटो, यहाँ पे 2 से काटो, 14 को 7 आएगा, और इस 7 से ये वाला 7 भी कट जाएगा,
2 से 22 को काटेंगे 11 आएगा। अब आप गुणा कर दो, 11 तियाँ 33, 33 तियाँ 99, 11 तियाँ 33, 33 तियाँ 99, तो 99 घन मीटर इस जो है कुएं का क्या है, आयतन है। अब 1 घन मीटर का मतलब कि 1 घन मीटर जब हम खुदाते हैं तो खर्च कितना देते हैं, 300 रुपये। तो कितने घन मीटर आया है, 99। तो 99 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 300 में। सही है ना, लिख देंगे हम पूरा, इसमें लिखा नहीं, आप लिखोगे कि 1 घन मीटर कुएं को खोदने का खर्च बराबर 300 रुपये, इसलिए 99 घन मीटर कुएं को खोदने का खर्च बराबर 99 गुणे 300 रुपये। तो जब गुणा करोगे कितना आएगा, 29,700 रुपये आएगा। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 75,625 वर्ग मीटर है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करें। वर्ग किसे कहते हैं, मैंने बताया आपको कि वर्ग एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अगर हम भुजा ए मान लें तो क्षेत्रफल क्या होगा, ए का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, 75,625, और क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर का मान दिया है 75,625। तो भुजा का मान क्या आएगा बताओ, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या निकल आएगा, वर्गमूल निकल आएगा 75,625 का। और जब इसका आप वर्गमूल निकालोगे तो कितना बनेगा, 275, ठीक है। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, भुजा। समझ में आ गया होगा। तो वर्ग की भुजा कितनी आएगी, 275 मीटर, ठीक है। इसमें लगा है, सोल्यूशन है, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ी क्लास बन जाती, इसलिए केवल हमें समझाना है, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, समीकरण 2x + 3y = 12 दिया गया है और 3y = x को हल कीजिए। जब भी समीकरण को हल करने को बोले तो वहाँ पे जितने भी चर लगे होते हैं उन सभी के मान निकालने पड़ते हैं। तो हल करते हैं। तो ये वाला समीकरण पहला हो गया, ठीक है, 2x + 3y = 12। तो यहाँ पे हम 3y की जगह पे क्या रख सकते हैं, x, 3y की जगह पे x रख सकते हैं। तो देखो इसी को आगे बढ़ाया गया है इधर। तो ये जो 2x है, 2x ये तो ऐसे है, लेकिन ये जो 3y है ये वाला, इसकी जगह पे क्या रख दिया गया, x रख दिया गया, और बराबर कितना दिया है, 12। क्लियर। तो 2x में एक x जोड़ो कितना, 3x, और 3x बराबर क्या है, 12। तो ये बताओ x का मान कितना आएगा, 12/3 हो जाएगा, 3 चौक 12। तो x का मान 4 आएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 4। और जब x का मान 4 आ जाएगा तो क्योंकि हमें हल करना है, y बताना है, तो 3y बराबर क्या दिया है, x दिया है। तो 3y बराबर x का मान कितना, 4 रख दिया गया। अरे भाई x का मान कितना आया है, 4, तो x की जगह 4 रख दिया। तो y का मान क्या आएगा, 4/3। तो लास्ट में लिख देंगे हल। लास्ट में क्या लिख देंगे, हल। और हल में इन दोनों को लिखेंगे, मतलब x बराबर 4 और y बराबर 4/3। ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया, एकदम सिंपल सवाल है, ठीक है ना। अगला देखिए, 2 सिक्के उछालने पर प्रत्येक घटना के घटने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो जब 2 सिक्के हवा में उछाले जाते हैं तो कुल संभावित परिणाम कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। अभी आपको हमने निकाल के दिखाया था, क्योंकि एक सिक्के में 2 स्थितियाँ कुल होती हैं, ठीक है। हेड और टेल होता है, मतलब कि एक आपका चित्त होता है, एक पट होता है, ठीक है। तो एक सिक्के में है, जो 2 सिक्के लेंगे हम तो कुल कितनी स्थितियाँ बनेंगी। तो मैंने आपको तरीका बताया था, 2 की पावर n लगा दो, n सिक्के के उछालने की संख्या है, तो 2 सिक्के हैं यहाँ पे, 2 की घात 2 करो तो 4 बनेंगे। कौन कौन, या तो हेड हेड आएगा दोनों में एक बार, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। तो कुल संभव स्थितियाँ कितनी बनेंगी, 4। तो प्रत्येक घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/4 तो होगी। मान लो आपसे पूछे कि दोनों में हेड आने की प्रायिकता, मतलब दोनों में आपके यहाँ पे चित आने की प्रायिकता, तो दोनों में चित कितनी बार है, 1 बार है। और कुल कितनी है, क्योंकि प्रायिकता का जो सूत्र होता है अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति होता है, तो अनुकूल 1 बनेगी और कुल 4, तो 1/4 तो आएगा। अगर इसके लिए पूछे, है ना, तो भी 1/4, इसके लिए भी 1/4, इसके लिए भी 1/4। और मैंने आपको बताया है जो प्रायिकता का मान होता है ना, प्रायिकता को पी आप से दिखाते हैं, जो इसका मान होता है, इसका जो मान होता है 0 से, तो क्या होता है, 0 से बड़ा या 0 से छोटा, 0 से छोटा नहीं होता, ठीक है। 0 से क्या होता है, इसका मान 0 से तो बड़ा होता है, ठीक है, या 0 के बराबर हो जाएगा, लेकिन 0 से छोटा कभी नहीं होता है प्रायिकता का मान। ये याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बिना देरी के हुए। ये रहा, क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। 22 के सभी क्वेश्चन कर लिए, अब 21 के करेंगे अभी हम, तो या 16 से शुरू कर देंगे। आयत का प्रत्येक कोण, आयत क्या होता है, आयत आपको पता है एक चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा की लंबाइयाँ क्या होती हैं,
बराबर होती हैं और इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं। तो आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अगला, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग। चतुर्भुज आयत भी एक चतुर्भुज ही है और इसके चारों कोणों का जोड़ कितना होगा? 360 डिग्री। चतुर्भुज कैसा भी हो उसके चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री ही होता है। अगला, चक्रीय बिंदु को समझाइए। तो चक्रीय बिंदु किसे कहते हैं पहले देख लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के बारे में समझते हैं। चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष चतुर्भुज के कहाँ पर स्थित होते हैं? वृत्त के परिधि पर। ये वृत्त है जिसका केंद्र O है और ये चतुर्भुज है ABCD। इसके चारों शीर्ष मतलब ABCD कहाँ स्थित है? वृत्त के परिधि पर। तो ये चतुर्भुज कैसा है? चक्रीय है। तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग। अच्छा, चक्रीय बिंदु को समझाना है। तो जो बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं उन्हें चक्रीय बिंदु, मतलब वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदुओं को हम कहते हैं चक्रीय बिंदु, ये आप कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन। संख्याओं 1, 0, 5, 0, 7, 0, 8, 9 का बहुलक ज्ञात कीजिए। जब आपने इसको सही से पढ़ा तो देखो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है यहाँ पे? बहुलक क्या? 0 ही 1, 2, 3 बार, और सभी संख्याएं 0 से ज़्यादा बार नहीं आई हैं, तो बहुलक क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। अगला, इसका सरल करना है। 125 × 343। ठीक है। यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? क्यूब रूट का मतलब कि करड़ी की घात 3 होगी, मतलब घनमूल रहेगा। तो 125 का कितना आएगा? 5 × 5 × 5 मतलब 5 निकल आएगा। और 343 का बनेगा 7 × 7 × 7, तो 7 निकल आएगा। यहाँ पे भूल गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है। वर्गमूल थोड़ी ना निकल पाएगा। 125 का वर्गमूल 5 थोड़ी ना होता है, नहीं निकलेगा। तो घनमूल ही था, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक थी। तो 5 × 7 कितना आ जाएगा? 35। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये रहा बेलन, ये रहा ये चित्र में बेलन, यहाँ पे इसका केंद्र हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगी, मान लेते हैं R है, और ये ऊंचाई हो जाएगी H। ठीक है। तो त्रिज्या कितना दिया है? R का मान 5 सेंटीमीटर, मतलब इस R का मान कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई H का मान कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बताना है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र अभी हमने आपको पढ़ाया था बहुविकल्प में, क्या होता है? 2πRh। क्या होता है? 2πRh। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लिख देंगे एग्जाम में पूरा, बराबर 2πRh। अब इसी पे मान रख दो। तो 2 पाई का मान 22/7, R का मान 5 और H का मान 7 रख दिया। तो 7 दूनी 14, 2 से 2 कट जाएगा। 22 पंचे कितना आ गया? 22 पंचे 110, 22 पंचे 110। ठीक है। आपका उत्तर कितना आएगा? 110 आना चाहिए। रुक जाओ एक बार देख लेते हैं फिर से, मिस्टेक तो नहीं कर दिया हमने। 2 पाई का मान 22/7, R का मान 5 और इसका मान 14। तो 7 से काटो इसको, 7 दूनी 14, तो 2 से, अच्छा ये कटेगा थोड़ी ना 2 से 2, ये तो ऊपर आ रहा है ना, सही है, कटेगा नहीं यार, कटेगा नहीं भैया। तो 22 दूना 44 और 5 दूनी 10, 44 को 10 से गुणा करो तो 1 0 बढ़ जाएगा, 440। ठीक है। सेंटीमीटर नहीं, क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। तो 440 वर्ग सेंटीमीटर आएगा आंसर। समझ में आया? आगे होगा, एकदम ईजी है। अगला देखिए आप, ये रहा 9/49 A² - 4B²। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा A² - B² का, क्या होता है? एक ब्रैकेट में A + B होता है इंटू दूसरे में क्या होता है? A - B होता है। ठीक है, ये होता है। तो वही लगा है यहाँ पे। 9/49 को क्या लिख सकते हैं? 3/7 और A है तो A, इसका स्क्वायर कर सकते हैं हम। चलिए रुक जाओ, थोड़ा सा आपको इरेज करके, ये तो सूत्र पता ही है आपको, तो आपको समझाते हैं इधर। अब अभी समझ में आएगा। इसको इधर सॉल्व करते हैं हम। इसको पहले हम कैसे बना सकते हैं? 9 को 3/49 को 7 और A का स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा, माइनस 4B को आप लिख सकते हो 2B का स्क्वायर। अभी आपका पूरा बन जाएगा कितना? ये मान लो तो A² और ये बन जाएगा B, तो B², A² - B², जिसका सूत्र क्या होता है? एक ब्रैकेट में A + B, ये लिख दिया गया, मतलब A की जगह पे ये मान रखेंगे और B की जगह पे रखा जाएगा। एक ब्रैकेट में A + B और एक ब्रैकेट में A - B। समझ में अब आ गया होगा आपको एकदम क्लियर। अगला देखो, सूत्र भी पूछा गया, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ये रहा, है ना,
पहला विकर्ण, ये रहा दूसरा विकर्ण। और समचतुर्भुज किसे कहते हैं अगर पूछे तो यह एक चतुर्भुज होता है जिसके सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, लेकिन विकर्ण जो होते हैं ये असमान होते हैं। लेकिन जो विकर्ण हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। अगर ये भी लिखना हो प्रॉपर्टी तो ये लिख सकते हैं आप। और इसका सूत्र होता है 1/2 दोनों विकर्णों के गुणन फल क्षेत्रफल निकालने का। तो 1/2 d1 गुणे d2। d1 d2 क्या है? विकर्ण है, मतलब विकर्णों का गुणन फल है। अगला देखिए क्वेश्चन ये रहा। यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अब वृत्त का व्यास 14 है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये रहा वृत्त, वृत्त का व्यास मतलब ये पूरा लंबाई, यहाँ से ये केंद्र हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 14 है, ये पूरा व्यास। तो बताओ त्रिज्या इसकी आधी होती है, मतलब 7 हो जाएगी। तो वृत्त की परिधि बताना है। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ये लगा दिया तो 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7। 7 से 7 क्या होगा? कट जाएगा। तो 22 दूना 44 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर? अगला देखें आप। एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के पड़ता घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक क्या दिया गया है यहाँ पे? 17 सेंटीमीटर लंबे, 17 सेंटीमीटर लंबाई है और 7 सेंटीमीटर चौड़ा कोई आयत है। 7 सेंटीमीटर चौड़ा आयत है। इसको चौड़ाई के पड़ता मतलब जब मोड़ा जाएगा, तो जब मोड़ेंगे ना तो ये क्या बन जाएगा? इसको मोड़ेंगे आप तो ये बन जाएगा ऐसे बेलन। क्या बन जाएगा? बेलन बन जाएगा। अरे इसके इस कोने को और इस कोने को पकड़ के आप इनको क्या करें? घुमा दें, मोड़ दें तो क्या बन जाएगा? एक बेलन बन जाएगा। तो इसका आयतन बताना है। तो बेलन का आयतन क्या? πr²h, पाई का मान 22/7। ठीक है। फिर आर का काम कौन करेगी? 17 सेंटीमीटर। नो, एच का काम। भैया एच तो 17 है ना, मोड़ोगे आप तो यही वाला जो 7 है यही तो घूम के मोड़ा है, तो ये त्रिज्या घूम गई है। बाकी 17 तो वैसे ही है, तो 17 एच रहेगी। तो ये एच हो गया इंटू r² होता है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे एक 7 से एक 7 कटेगा, बाकी आप गुणा कर दो जो भी बचेगा। जब सबका गुणा करोगे 22 × 17 × 7 तो क्या आएगा? 2618। क्योंकि ये आयतन है तो आयतन का जो मात्रक होगा क्या होगा? भुजाएं सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर का क्यूब होगा, या घन इकाई भी बोल सकते हैं आप। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। एक बाग में आम के 23 से 4 पेड़ हैं। 2304 कोई बाग है, उसमें 2304 पेड़ लगे हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। मतलब कि हर एक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में क्या है? पंक्तियां हैं। तो अगर आप किसी एक को x मान लो, ठीक है ना, मान लेते हैं कि अगर पंक्तियों की संख्या x है तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या भी x हो जाएगी और कुल पेड़ बराबर इन दोनों का गुणा, तो x × x बराबर क्या हो जाएगा? 2304। 2304 और जब x का x से गुणा करेंगे तो x² बराबर 2304 आएगा। तो हमें तो x का मान चाहिए, तो जब x का मान निकालेंगे तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा 2304 का। और 2304 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो आपका कितना आएगा? शायद 43 के करीब में आएगा। 2304 43 तो नहीं आएगा, 44 आप निकाल लें। 2304 का वर्गमूल निकालना है आपको। चलो इधर निकालें 2304 का वर्गमूल। चलो निकालते हैं यार। 2 का जोड़ा बनता है, 4 बार जाएगा, 4 बार यहाँ 4 लिखेंगे, 4 चौक 16। 13 में से 6 गया, 7 बचेगा। यहाँ 2 और 1 में से 1 गया, 0, ये तो कट जाएगा। यहाँ जुड़ता है 4 4 8, यहाँ पे 0 4 उतर आएगा। 2 बार जाएगा हमें लगता है, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। नहीं भाई 2 बार नहीं जाएगा, और बार जाएगा क्या? 6 छंग 36, 3 तिरिका 9 है ना, 2 दूना 4 और किसी 8 अट्ठाई 64, 8 बार ले जाएंगे। 8 अट्ठाई 64 के 4 6 आया, 8 अट्ठाई 64 6 70, हाँ बन गया 8 बार। तो 48 आएगा उस वाले में, जो आम के पेड़ों की संख्या वाला सवाल है उसमें 48 आएगा उत्तर। ठीक है, हटा देते हैं इसको हम। 48 आएगा, वर्गमूल निकालेंगे 2304 का, तो हो गया आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन, इसको चलिए जूम करते हैं। ये रहा 17 में आया हुआ क्वेश्चन है सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। tan 45 डिग्री माइनस कोट 30 डिग्री प्लस 2 cos 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन देखो 22 में पूछा गया था। तो कुछ नहीं, इसमें केवल आपको मान रखना होता है, बस टेबल याद हो, क्लियर। और आएगा जरूर एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपके त्रिकोणमिति का। तो tan 45 माइनस कोट 30 प्लस 2 cos 30 माइनस साइन 90 मान रखना है, बराबर लगाएंगे। tan 45 का मान 1 होता है, रख दिया। कोट 30 का मान √3 होता है, ठीक है। और 2 तो 2 ऐसे रहेगा, और cos 30 का मान होता है √3/2। भाई मान आपको याद होना चाहिए, तभी कर पाएंगे त्रिकोणमिति के सवालों को।
ये होता है। यहाँ 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा और साइन 90 का मान 1 होता है, ये रख दिया गया। बराबर लगाएंगे तो बताओ कितना आया, एक तो बचा ही है, √3 बचा है। यहाँ पर इस 2 से 2 कट गया तो √3 बच गया, ठीक है, प्लस के साथ और -1। तो यहाँ पे ये +1 -1 कट जाएगा और -√3 + √3 कट जाएगा। यहाँ तो सब कट गया, तो सब कट गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 0, क्योंकि भाग में तो है नहीं, भाग में जब सब कटता है तो 1 बचता है, ठीक है। लेकिन जब सामने जोड़ने और घटाने में सब कट जाए तो उस समय क्या बचता है 0, तो 0 आंसर आ जाएगा। केवल मान रखना था। अगला देखो, ये देखो 19 में क्वेश्चन आया त्रिकोणमिति का, cot 45 sin स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 45 प्लस sin 90 डिग्री को हल कीजिए। तो बस मान को रखना है। तो cot 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, ये रख दिया गया है cot 45 की जगह पे। sin 45 का मान होता है 1/√2, sin 45 का मान होता है 1/√2, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, sin स्क्वायर 45 ना, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। और जब स्क्वायर करोगे तो √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 1/2 आएगा। इसीलिए ये कितना आ गया, sin स्क्वायर 45 का मान 1/2। फिर cos 45 का भी मान 1/√2 होता है, लेकिन करना है स्क्वायर, तो इसका भी मान 1/2 हो जाएगा। और sin 90 का मान कितना होता है, 1, तो 1 रख दिया गया। अब यहाँ -1/2, ओहो हो, यहाँ रुक जाओ, रुको 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 रुको, सही है, गलत नहीं हुआ है। देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। तो ये वाला 1 ये ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे देखो इनके हर समान है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो -1 जुड़ के -2 और बटे 2 बन जाएगा। और ये वाला +1 वैसे लिखा है, तो यहाँ काटो इसको, 2 से 2 काट दो, 1 आएगा। तो कितना बच गया आपके पास, यहाँ पे आगे देखो 1 बचेगा, ये तो वाला ये 1, और इसको 2 से 2 काटा तो 1 बचा, माइनस में 1 ये, और ये वाला +1, तो यहाँ पे प्लस और ये माइनस कट जाएगा, 1 बचेगा। कितना आएगा आंसर इसका, 1 आएगा। समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना था, केवल मान इसमें भी रखना था, ठीक है। ये किसका मान है, sin 45 का मान होता है। sin 45 और cos 45 इसके मान सेम होते हैं। ऐसे tan 45 और cot 45 के मान सेम होते हैं, और sec 45 और cosec 45 के मान सेम होते हैं, ठीक है ना। sin 45 का मान क्या होता है 1/√2 और cos 45 का भी मान होता है 1/√2, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा था sin और cos में, इसलिए इसका मान 1/2 बन गया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या दिया है, sec 30 डिग्री -2 cot 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ माइनस और रहेगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस रहेगा बीच में। इसके बाद फिर -4/√3 इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है, और +2 cos 0 डिग्री। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, इसको आप छोड़ दें यार, ठीक है ना, गलत है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको छोड़ें आप। अगला देखिए क्या दिया है, साइन 23 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी मान ही रखना है, बराबर लगाएंगे। साइन 30 का मान 1/2 प्लस cos 60 का मान 1/2 होता है। जो साइन 30 का होता है वही cos 60 का, लेकिन साइन और cos में किसका मान सेम होता है अगर पूछे तो 45 डिग्री पर 1/√2 होता है। tan 45 का मान 1 होता है, ये देखो 1 रख दिया गया। आगे सॉल्व कर दिया गया, इसको एलसीएम लिया गया, इसका बटे 1 मान लिया गया। 2 2 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब इस 2 को 2 से भाग करो, 1 बार जाएगा तो 1 आएगा ऊपर पहले, और दूसरे वाले में भी 1 आएगा। और इस वाले जो तीसरा पद ये वाला दिया गया 1 से 2 को भाग करो, 2 बार जाएगा, 2 1 कम 2 आएगा, ठीक है। अब आप इसको जोड़ें तो 1 1 2 2 4, ऊपर आएगा 4 और नीचे 2 है एलसीएम, तो 2 2 नहीं 4, तो उत्तर कितना आएगा आपका, 2 आएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, 17 वाला। क्या दिया गया है, 13x - 30 और प्लस x² = 0 को हल कीजिए। गुणनखंड करना है, ठीक है। देख रहे हो, जानबूझ के उल्टा लिखा है। सबसे पहले सबसे बड़ी घात लिखी जाती है, तो सबसे बड़ी घात देखो, इसको पहले सही किया गया, ये वाली लाइन अब देखें, यहाँ पे बड़ी घात x² है लिख दिया गया, फिर प्लस में 13x, फिर -30 और बराबर 0, ये बन जाएगा आपका वास्तव में। फिर गुणनखंड करना है, गुणनखंड आपको आता है ना, घटाने पे 13 आए और गुणा करने पर 30 से कम 30 आए, तो क्या बनेगा, 6 पंचे 30, 6 5 11, ये तो बनेगा नहीं, घटाने पे 6 में से 5 गया 1, तो क्या बनेगा 10 3 30, ये भी नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा 15 दूना 30 और 15 में से 2 गया, ये देखो 15 दूना 30, 15 में से 2 गया 13, तो इसको बनाया गया। तो ये तो आपको आता है गुणनखंड, है ना। तो जब आप हल करेंगे तो आपके 2 उत्तर लास्ट में बनेंगे गुणनखंड में। क्या आएगा, एक ब्रैकेट में आएगा आपका x + 15 आएगा, क्या आएगा, x + 15 आएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, दूसरे में आएगा x - 2, दूसरे में क्या आएगा, x - 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे एरर है इसमें, जब आप गुणनखंड करेंगे तो यही बनेगा जो हमने बताया आपको। तो एक उत्तर आपका क्या आएगा, x का मान -15 आएगा, यहाँ तक ये देखें आप, ये वाला सही लगा यहाँ तक,
तो एक उत्तर इसका मान जब हल करोगे तो कितना आएगा, x का मान -15 आएगा। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे बराबर 0 मानेंगे तो x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो हल में एक आएगा -15 और एक आएगा 2, ठीक है ना। सॉल्व कर लेना, वैसे नहीं हो सकता हमने ही गलत कर दिया हो। चलिए इसको हम सॉल्व भी करा देते हैं यार, ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। चलो कराते हैं। x² + 13x - 30 क्या है, x² + 13x - 30 बराबर 0। चलिए लगाते हैं। 30 को ऐसा तोड़ना है क्योंकि किनारे किनारे का गुणा होता है, यहाँ 1 मानेंगे। 30 को ऐसा तोड़ो कि गुणनखंड करने पर, गुणा करने पे 15 दूना 30 बने और घटाने पर, इसका घटाने अगर घटाएं तो 13 है, तो बन रहा है, क्लियर है। तो ये बन जाएगा आपका x², फास्ट लगाते हैं, प्लस 15x हो जाएगा और माइनस कितना आ जाएगा, 2x। 15 में से 2 गया 13 और -30 बराबर 0। यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे क्या कॉमन है, x। क्या बचेगा, x + 15। यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ अगर देखो तो -2 कॉमन है। तो जब -2 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा प्लस में x, और माइनस अगर 30 है तो +30 हो जाएगा। 15 दूना 30 बराबर 0। तो आपका ये देखो वही बना जो हम अभी कह रहे थे। एक ब्रैकेट में x + 15 बनेगा और एक ब्रैकेट में x - 2 बराबर 0। तो एक बार आप इसको 0 मानो, x + 15 को लिख के लगाना पड़ता है पूरा कि माना x + 15 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा, -15, एक ही आएगा, और दूसरा इसको जब 0 मानेंगे आप तो 2 आएगा। तो लास्ट में आप हल लिख देंगे 15 -15, 2, ये 2 उत्तर आएंगे। तो क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है, क्लास नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आप देखें, ये रहा क्वेश्चन। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। ये मान लेते हैं ये वृत्त है हमारा, ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या को हम मान लेते हैं r है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, πr², और इसका मान कितना दिया है, 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो इधर दिखाते हैं आपको हम, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब πr², और इसका मान बराबर दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम r का मान निकालते हैं। तो r² बराबर क्या बनेगा, 154 बटे में पाई चला आएगा इधर, वर्ग सेंटीमीटर। तो r² बराबर क्या बनेगा, 154। पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो 22 क्योंकि पाई बटे में है, जब 7 आएगा फिर तो 7 कहाँ जाएगा, ऊपर। इतना वर्ग सेंटीमीटर आया अभी तक। 22 7 154 होता है, काटेंगे आप, ठीक है, उसमें अजीब सा लगा था, आपको समझ में आ जाएगा। तो r बराबर क्या रह जाएगा बताइए, रूट के अंदर आ गया 7 × 7, और सेंटीमीटर 2 बार है तो एक बार अभी सेंटीमीटर हम लिख देंगे बाहर, क्योंकि देखो स्क्वायर है ना, 2 बार रहेगा तो एक बार सेंटीमीटर आएगा बाहर, तो 7 बनेगा, जोड़ा बन गया ना। तो r का मान 7 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, क्लियर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और इसका मान दिया गया था इतना, तो हमने r² का मान रखा तो इतना आया। तो हल करने पर r का मान कितना आया, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। ये देखिए दिया गया है, ठीक है, ये पूरा, अरे वही तरीके से लगा है, पूरा वही है, ठीक है। πr² बराबर 154 जो भी हमने लगाया। तो r² बराबर क्या बनेगा, 154 बटे पाई। तो r बराबर क्या बनेगा, रूट लग जाएगा, इस r पे स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। हमने बाद में रूट लगाया था काटने के बाद में, तो 7 कहाँ चला जाएगा बाद में, 154 बटे पाई का मान 22/7 रख दिया इन्होंने, क्लियर है। तो r बराबर 7 ऊपर चला जाएगा, तो 154 × 7 और बटे 22, 22 7 154, तो 7 × 7 ही तो बना। तो r का मान 7 × 7 मतलब 7 सेंटीमीटर आएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। मतलब कि एक वृत्त मान लेते हैं ये वाला, एक वृत्त ये है, तो एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। तो मान लेते हैं दूसरे वृत्त की त्रिज्या हम r मान लेते हैं, समझना, ये आपका दूसरा वृत्त है और ये आपका पहला वृत्त है। तो मान लिया दूसरे वृत्त की त्रिज्या r है, तो पहले वाले कितनी होगी, उसकी 4 गुनी, मतलब 4r बन जाएगी। सही है ना यहाँ तक। तो क्या पूछ रहा है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, ठीक है। तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, तो मतलब पहले वृत्त का क्षेत्रफल रखेंगे और वो नीचे इसका रखेंगे। जब पहले वाले, आप इसको छोड़िए, आप केवल इसको देखिए जो हम बता रहे हैं। तो पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो पाई तो ऐसे रहेगा, r² r का मान इसमें 4r है, तो 4 का स्क्वायर 16, r का स्क्वायर r² आएगा बटे, ये पहले वाले का हमने रख दिया, नीचे दूसरे का, दूसरे की त्रिज्या r ही है केवल, तो इसका भी πr² होगा, तो r का r², पाई से पाई क्या होगा, कट जाएगा, r² कट जाएगा, तो क्या बचा, 16/1 बच गया। क्या बचेगा, 16/1 मतलब 16:1, क्लियर, 16:1 आएगा। आप ऐसे समझे जो हमने बताया, आपको समझ में आ जाएगा। अगला
अगला भाई गुणनखंड है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब आप लगा लेंगे आराम से, समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन देख लें आप, इजी ये भी है, करना गुणनखंड है। 16x² माइनस 25 बराबर 0 दिया है, तो 16x² को आप क्या लिख सकते हो 4x² और 25 को लिख सकते हो 5 क्या बन गया, अगर इसको हम a मान लें तो ये बन गया a², इसको b मान लें तो ये बन गया आपका b² माइनस b²। और इसका सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में क्या होता है a माइनस बी, वही लगाया गया। तो एक ब्रैकेट में 4x प्लस 5 बन जाएगा, एक में 4x माइनस 5 बन जाएगा। क्योंकि हल करना है तो बराबर 0 दिया है तो रख देंगे। तो एक ब्रैकेट में इसको माना गया 0, 4x प्लस 5 को 0 माने तो 4x है ना, और एक बार इसको 0 मानेंगे, तो जब इसको 0 मानेंगे तो आपका उत्तर ही आएगा ये वाला, मतलब 4x प्लस 5 को 0 मानोगे तो x का मान क्या आएगा -5/4 आएगा, और जब आप इसको 0 मानेंगे तो आपका कितना आएगा 5/4 आएगा। क्लियर है ना, तो ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 18 में पूछा गया, एक छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 44, 91 में से घटाने पर शेषफल मतलब जो भागफल आए वो पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग बनाना है तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या निकाला गया है, वर्गमूल निकाला गया, और जब वर्गमूल निकाला गया तो लास्ट में क्या बच गया 10, क्या बच जाता है 10। तो जब 10 अगर यही नहीं होता तो ये 441 का पूरा वर्ग बन जाता, संख्या जो थी रहती मतलब 19, 44 अगर 81 रहता तो ये जो है क्या बनती 441 का वर्ग बन जाती पूरा का पूरा, मतलब पूर्ण वर्ग बन जाती। तो इसी 10 को हमें घटाना पड़ेगा, तो 10 घटाने पर ये संख्या जो आएगी ये पूर्ण वर्ग बनेगी। ठीक है ना, तो ये तो आप कर लेंगे, एकदम सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि इसका गुणनखंड कीजिए, तो ये क्वेश्चन तो आप कई बार लगा चुके, अब आपको आ रहा है, इसमें दिक्कत ही नहीं है। 3 दूनी 6 और 3 में से 2 गया 1, ये लाना था तो ये बन गया है, गुणनखंड बना लेंगे आप। ठीक है, तो आपका उत्तर आ जाएगा। ये वाला भी हल करना है, इसमें भी कुछ है नहीं ज़्यादा खास। अब ये थोड़ा आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आप, ये सभी आए हुए क्वेश्चन हैं। किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो शंकु ये होता है चित्र शंकु का, शंकु में 2 प्रकार की ऊंचाई पाई जाती है, ये केंद्र है मान लेते हैं, तो ये त्रिज्या होती है, ये लंब ऊंचाई होती है, ये तिरछी ऊंचाई होती है। ठीक है ना, तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो सूत्र होता है πr/l, क्या होता है πr/l, जहाँ l तिरछी ऊंचाई होती है। सब दिया है, रखना है, l का मान ये दिया है, r का मान ये दिया है, तो वक्र पृष्ठ बताना है। और वक्र पृष्ठ का क्या होता है सूत्र πr/l, पाई का मान 22/7, r का मान 21 और l का मान 8। ठीक है ना, l का मान 21 दिया है तो यहाँ पे रख दिया गया r का मान 8, तो 7 तिरिक 21 कट गया, 22 तियाँ 66, 66 गुणे 8 बन गया। तो 66 को 8 से गुणा करो, और चाहे आप दूसरे तरीके से काटो आप तो भी आपका कितना आएगा 528 आएगा। अरे देखो आपको बताते हैं इसमें हम फिर। ठीक है, देखिए कैसे काटे इन्होंने, कैसे काटा, इन्होंने काटा है यहाँ पे 7 तिरिक 21 तो 8 तिरिक 24, मतलब ये वाला 22 ऐसे रखा, गुणे 8 तिरिक 24, तो 22 गुणे 24 बन गया। तो जब गुणा करेंगे आप तो कितना आएगा 528। वक्र नहीं, वक्र थोड़ी ना होता है, सेंटीमीटर के स्क्वायर आएगा, वर्ग सेंटीमीटर लिखा होना चाहिए था यहाँ पे, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्योंकि क्षेत्रफल है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्या दिया है 343 पर क्या लगा है, करड़ी की घात 3, मतलब घनमूल निकालना है इसका, और इस पर कोई घात नहीं लगी है करड़ी के ऊपर, तो 2 मानते हैं, मतलब वर्गमूल निकालना है। तो इसका जब आप निकालेंगे घनमूल तो कितना निकलेगा 7 आएगा, और इसका जब आप निकालेंगे वर्गमूल तो कितना आएगा 24 आएगा। फिर दोनों गुणे में लगे हैं तो आपको गुणा करना पड़ेगा, मतलब कि 7 गुणे क्या कर देंगे आप 24 कर देंगे, और जब गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 के 8, हासिल आए 2, 7 दूनी 14 और 2 16, कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा। क्लियर। ये देखो वही किया गया है, इसका और इसका घनमूल और इसका वर्गमूल 24 गुणा कर दिया गया, 168 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एंगल A बराबर 55 डिग्री है और B बराबर 60 डिग्री हो, तो C और D का मान ज्ञात कीजिए। तो देख सकते हैं आप चित्र में, आइए देखते हैं। चक्रीय चतुर्भुज मैंने अभी आपको बताया था, जिसके चारों शीर्ष चतुर्भुज के वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, तो स्थित हैं। आपने देखा यहाँ पर क्या दिया गया, A और B दिया गया। A का मान 55 है, बिल्कुल ये पे दिख रहा है, और B का मान 60 है, ये भी दिख रहा है।
तो सी और डी का मान बताना है। तो देखिए सी जो है चक्रीय चतुर्भुज के, आपको पर में याद होनी चाहिए, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। समपूरक मतलब आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 होता है। अगर ये 55 है तो ये वाला कितना बचेगा, कितना जोड़ेगा, 180 बन जाए, सी का मान निकल आएगा। तो सी का मान 180 में से आप घटा दो 55 को तो कितना आएगा, 125। तो आ गया, ये देखो रीजन भी बता दिया गया। इसी प्रकार अगर हमें इधर डी का मान निकालना है तो ये कितना है 60, तो 60 के सामने कितना 120 आएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। समझ में आ रहा है ना। अगर ये 55 है तो इसके सामने सी है तो सी का मान कितना आएगा 125, आप पूरा लिख के भी लगा सकते हैं। और अगर बी 60 है तो डी कितना आएगा 120 आएगा, तभी तो 180 बनेगा। ये देखिए आगे, ये देखो निकाल के इन्होंने दिखाया है पूरा लगा के, तो टाइम वेस्ट ना करने के लिए हमने बता दिया आपको, डी का मान 120 आएगा। ये रहा भाई, 180 में से 60 घटा दो आ जाएगा। अगला देखो आप, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है। अब देखो बेलन 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 पढ़ते हुए आप आ रहे हैं। बेलन का जो आधार का क्षेत्रफल होता है ये होता है नीचे का, और ये कैसा है, वृत्ताकार भाग होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसके आधार का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे यदि बेलन का ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन बताना है। तो बेलन का जो आयतन का सूत्र होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, या फिर क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। और क्षेत्रफल कितना दिया गया है, वृत्ताकार होगा, मतलब पाई आर स्क्वायर। इसका मान कितना दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और गुणे ऊंचाई कितना है, ऊंचाई तो दिया है ना यहाँ पे, ये देखो 10 सेंटीमीटर, तो गुणा कर दो दोनों को, 100 दाम कितना 1000। और जब सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर से गुणा करोगे तो एक घात और जुड़ेगी, सेंटीमीटर की घात 3 बन जाएगी, मतलब घन सेंटीमीटर बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा, घन सेंटीमीटर। वैसे अगर केवल बेलन के आधार का क्षेत्रफल पूछे तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखो, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को हल कीजिए बराबर 0 को हल कीजिए, मतलब गुणनखंड करना है। 10 को ऐसा तोड़ना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 10 एक कम 10, गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने पर 7, तो 5 दूनी 10, 5 2 7, तो किया गया फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बनेगा बराबर 0। तो यहाँ पे इतने में कॉमन लिया गया, तो क्या कॉमन है x, तो क्या बचेगा x प्लस 5। यहाँ क्या कॉमन है 2x प्लस 10 में 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बनेगा बराबर 0। अब x प्लस 5 2 बार है तो एक ब्रैकेट में x प्लस 5, और दूसरे में जो बचा है, मतलब यहाँ क्या बचा है, x बचा है, यहाँ बचा है प्लस में 2, तो ये दूसरे में x प्लस 2 बचेगा, ये इंटू में रहेगा, ठीक है, बराबर 0। तो एक बार आप इसको 0 मानेंगे तो x प्लस मान लेंगे, माना x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, ये प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। अगले को मानेंगे 0, इधर x प्लस 2 को 0 मानेंगे हम, तो इसको जब 0 मानेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। तो लास्ट में लिख देंगे हल। हल जरूर आप लिखेंगे, इसमें नहीं लिखा, आप लिख के लगाएंगे एग्जाम में। तो एक उत्तर आया -5 और एक आया है -2, तो यही दोनों आपके उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है 100%। क्या दिया है, कह रहा है कि x क्यूब माइनस 1/x का मान ज्ञात कीजिए जब x माइनस 1/x का मान 3/2 है। आपने द्वितीय सेमेस्टर में ऐसे सवाल पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ पर वर्ग लगा रहता था स्क्वायर, यहाँ घन बताना है क्यूब, तो कुछ नहीं, जो दिया है उसी से लगता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे लगेगा, आपको हम समझाते हैं, इसको आप छोड़ें जो लगा है, इधर हम आपको बता रहे हैं। क्या करेंगे, हम मान लेंगे, जो दिया है उसी को ले लीजिए। x माइनस 1/x बराबर कितना दिया है 3/2, तो क्योंकि क्यूब बनाना है तो दोनों पक्षों क्या कर दोगे, घन। तो यहाँ आप लिख दोगे कि दोनों पक्षों का घन करने पर, घन कर दो। चलो नए पेज पे लगाते हैं, ठीक है, नए पेज पे यहाँ पे आपको थोड़ा फास्ट लगा के बताते हैं। ये रहा, इसका क्यूब कर देंगे हम बराबर 3/2 का क्यूब। हमें मान क्या बताना है, हमें बताना है इसका मान, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान बताना है। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं, करो क्यूब। तो इधर बताओ क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू इतने का हम कर रहे हैं अभी, इधर सूत्र है a माइनस बी का होल क्यूब, है ना, -3ab मतलब ax इंटू 1/x, और ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी, ये होता है 1/x होगा बराबर। इधर वाले का क्यूब करो आप 3/2 का, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, इधर 27/8 आएगा। ठीक है, इसका तो मान बताना है, हमें सॉल्व करो, यहाँ इससे ये कट जाएगा, ये मिल गया जो तुम्हें बताना है। तो लिखेंगे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा बताओ, उधर कितना है 27/8,
ये वाला इसको उधर ले जाओ, इस पूरे मान को, माइनस में 3 है ना, उधर जाएगा तो प्लस में 3 और ये ब्रैकेट में क्या x माइनस 1/x। अब सॉल्व करो आगे, फास्टली लगा रहे हैं हम। तो इसी का मान इधर हम निकाल रहे हैं बराबर 27 बटे कितना 8 प्लस इधर कितना हो जाएगा 3 गुणे इसका मान कितना है, इसका मान कितना है 3 बटे 2 है। तो इसको सॉल्व करो आगे, तो आगे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 27 बटे 8 और इधर हो जाएगा आपका प्लस 3 त्रिका 9 बटे कितना 2। अब इसको आप सॉल्व करें, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, सॉल्व कर लें आप, ठीक है। तो 2 और 8 कैल्शियम जब लेंगे आप तो कितना आएगा 8 आएगा। चलिए इधर लिख के लगाने 27 बटे 8 आया है प्लस कितना आया है, प्लस आया है हमारा 9 बटे 2, कितना आया है 9 बटे 2। सॉल्व कर दो आप, 2 और 8 कैल्शियम ले लो कितना आएगा 8 आएगा, 8 एक कम 8 तो 27 है ना, प्लस 2 चौके 8 तो 4 9 36। अब आप जोड़े 7 6 13 के 3 हासिल आए 1, 7 6 13 3 2 5 1 6 और बटे कितना 8 इतना आएगा। या फिर आप इसको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 8 7 56 और उसके बाद कितना बचा 56 4 60 3 11 बचेगा, अभी 2 बार जाएगा 8 8 28 64 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार ही जाएगा ना, 8 7 56 4 और 7 बच गया और बटे कितना 8, तो 7 सही 7 बटे 8 आएगा फाइनली, या 63 बटे 8 भी सही है आपका। तो देख सकते हैं आप इसमें लगा हुआ है, इसमें कितना दे रहा है दिखाते हैं आपको हम, इसमें दिया गया है 7 सही 7 बटे 8 को ही माना गया है सही, ठीक है ना। चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं अब हम फास्टली। ये रहे लघु उत्तरीय प्रश्न, ये देखो पहले 22 में आया हुआ क्वेश्चन लघु उत्तरीय में कैसा प्रश्न आया था देख सकते हैं आप। कह रहा है कि पार्श्व चित्र में ABCD एक आयत है जहाँ CD बराबर 8 सेंटीमीटर है, CD ये देखो 8 दिया गया है, CE 5 है, CE 5 दिया गया है, BE 6 है, BCE तक 6 दिया गया है। तो समलम चतुर्भुज ये बन गया पूरा ABCD, ये यहाँ से यहाँ तक समलम चतुर्भुज है ये ABCD, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो अच्छा चित्र में देखो अगर CD का मान 8 है तो बताओ A से E कितना होगा, ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा 8। तो ABCD का क्षेत्रफल बताना है, तो समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब कि यहाँ पे ये CD और यहाँ पे AB इसका योग कर दे आप। CD का मान कितना है 8 प्लस ये वाली भुजा हो गई, इधर वाली भुजा कितनी 8 और 6, 8 से 6 14, तो ये 14 हो जाएगा, इतना वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आएगा। सॉल्व कर दें तो 1/2 14 और 8 जोड़ो, 14 6 20 2 22 है ना वर्ग सेंटीमीटर, तो कितना आएगा 11, कितना आएगा 11 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। इसका उत्तर कितना आएगा। अच्छा एक चीज़ तो भूल ही गए, ऊंचाई भी होता है भैया, ऊंचाई तो हमने लिखा ही नहीं, गुणे h भी होता है। h का मान कितना है यहाँ पे ये देखो 5, तो ये 5 भी रहेगा, यहाँ पे 5 और रहेगा गुणे 5, तो 11 5 55 आएगा। ये देखो लगाया गया है ना यहाँ पे समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, और गुणे में ऊंचाई, तो जब आप रखेंगे कितना आएगा 55, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखें, नेक्स्ट उम्र से रिलेटेड सवाल है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मानना पड़ेगा हमें यहाँ पे, है ना, मान लिया है इन्होंने कि पिता की जो वर्तमान उम्र है, क्योंकि आयु का जब भी सवाल आए उम्र हमेशा जो मानी जाती है वर्तमान की ही मानते हैं, तो पिता की x मान लिया है और पुत्र की y वर्ष मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी होगी, अगर वर्तमान में x वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी x - 5, 5 कम हो जाएगी, क्लियर है। और पुत्र की बताओ कितनी होगी, तो पुत्र की अगर वर्तमान y है तो y में से 5 घट जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो है पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो ये रहा 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु मतलब x - 5 बराबर पुत्र की आयु कितनी थी y - 5, इसकी कितनी गुनी 3 गुनी, तो 3 से गुणा कर दिया गया। तो सॉल्व कर दो, आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर ये रहा x - 5 बराबर 3 से y में गुणा करो, 3y - 3 बचे 15 हो जाएगा। तो बताओ आगे सॉल्व करेंगे और हम तो क्या आएगा, x को एक तरफ कर लिया इन्होंने, ठीक है, x - 3y हो जाएगा,
मतलब चर को एक तरफ कर लिया तो x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा -15 प्लस 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गया 10 माइनस 10 आएगा। ये पहला बन गया समीकरण, ठीक है, पहली कंडीशन से ये समीकरण आपका बन गया। कौन सा? पहला, ये वाला x माइनस 3y बराबर -10, ये बन गया पहला। अब अगला तरीका कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, यहाँ तक ये वाला तो हो गया 5 वर्ष पूर्व वाला। अब 10 वर्ष बाद वाला देखते हैं। अच्छा, अब 10 वर्ष बाद बताओ पिता की आयु कितनी होगी। वर्तमान आयु अगर आपने x माना है तो 10 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब बाद में, 10 वर्ष ज़्यादा हो जाएगी तो x प्लस 10 हो जाएगा, ये पिताजी की उम्र हो जाएगी। और यहाँ पे पुत्र की जो उम्र होगी वो y माने हैं, पूर्व नहीं होगा पुत्र रहेगा, ठीक है ना, कि आयु y में 10 जुड़ जाएगी। अब यहाँ पे अगर देखें प्रश्न के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो 10 वर्ष बाद जो है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 10, और पुत्र की आयु कितनी है y प्लस 10, इनकी कितनी गुनी? 2 गुणी, तो 200 गुणा कर दिया गया। तो बताओ क्या बन जाएगा, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 दाम 20, तो x माइनस 2y बराबर क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। 2 समीकरण मिल गए, इन दोनों को हल करना है आपको। हल करके जो उत्तर आएगा वही हो जाएगा। पहला क्या आया है? पहला है x माइनस 3y बराबर -10, ठीक है, और दूसरा है x माइनस 2y बराबर 10, ये दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लें। अगर हम घटा दें यहाँ पे तो x कट जाएगा, y निकल आएगा, और घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं नीचे वाले के, तो ये प्लस x माइनस x कट जाएगा, प्लस -3y में से प्लस 3y जोड़ो आप, तो -3 में से आप 2y घटाएंगे, जुड़ेगा तो है नहीं, -3y बड़ा है तो माइनस में 1y बचेगा यहाँ पे -10 क्या हो जाएगा? बराबर किधर? -20 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान कितना आएगा? 20। कुल मिला के ये किसकी आयु आई? ये आ गई पुत्र की वर्तमान आयु। हमें पिता और पुत्र दोनों की बतानी है, तो पिता मतलब x की भी मान बताना है, तो x का मान निकाल सकते हो आप रख दो, चाहे जिस समीकरण में, चाहे आप पहले में रख दोगे चाहे दूसरे में रख दोगे, आराम से निकल आएगा, ठीक है। और जब आप रखोगे निकालोगे तो कितनी आएगी? y का मान अभी हमने निकाला था, कितना आएगा? 20, तो ये पुत्र की आयु। और जब y का मान चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, 1 में रख दिया गया तो पिता की आयु कितनी आएगी? 50। तो लास्ट में लिख देंगे, इसलिए पिता की आयु 50 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या दिया गया है? पार्श्व चित्र में वृत्त की 2 जीवाएँ AB और CD एक दूसरे को वृत्त के बाहर, यहाँ रहेगा बाहर बिंदु P पर काटती हैं। देखो ये जो काट रही हैं, बाहरी बिंदु P पर काट रही हैं, ठीक है। P का बराबर कितना दिया है? 30 डिग्री, ये देखो सही है। A का मान 35 है, सही है। तो CBP कहाँ है? CBP मतलब ये वाला कोण हमें बताना है। तो ये जो कोण होगा, ये कोण होगा इन दोनों कोण के योग के बराबर, मतलब कि तीनों कोणों का जोड़ होता है कितना? त्रिभुज के, देखो इस तीनों त्रिभुजों का जोड़ कितना होगा? 180। तो एक कोण कितना है यहाँ पे? ये 35 है, तो ये वाला भी कितना होगा? 35 होगा। आपने पढ़ा होगा, है ना, कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अगर ये वाला 35 है तो सी वाला भी कितना होगा? 35 हो जाएगा। तो 35, और ये वाला त्रिभुज, भैया ये पूरा त्रिभुज है, कौन सा? CBP पूरा त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। वही नियम लगाया गया, 35 और ये वाला P वाला 30, और ये CBP बताना, मतलब B तो हमको बताने हैं, तो बराबर 180। तो CBP का मान कितना आ जाएगा? 180, और 35 30 कितना होगा? 65, उधर जाएगा तो -65 हो जाएगा। तो 180 में से 65 घटाओ कितना आएगा? 115 डिग्री आएगा। क्लियर? ये उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा, क्या दिया है? एक शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है। आयतन दिया गया है शंकु का। यदि आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l, तो l अगर मिल जाए तो हम बता लेंगे। क्या दिया है? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है, और ये बराबर दिया गया है कितना? 100 पाई। तो 100 पाई बराबर 1/3 पाई, r का मान 5 दिया है, रख दिया h, तो पाई से पाई ना पाई मतलब कट जाएगा। यहाँ 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25, तो 25 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बटे में, मतलब h बराबर यही तो बनेगा, h बराबर ये बनेगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। तो 4 तियाँ 12, तो h का मान कितना आ गया? 12। h का मान कितना आ गया? 12, मतलब ये वाली आ गई, और ये 5 है, तो ये बताओ कितना आएगा? ये एक समकोण त्रिभुज बनता है ना। अगर ये 5 है 12 तो 13 आएगा। l का मान कितना आएगा? 13। वैसे भी शंकु की तिरछी ऊंचाई निकालने का सूत्र होता है h² + r²।
तो जब इस पे रखोगे 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, यहाँ पे रखा गया तो 144 प्लस कितना 25, 169 आएगा। 169 का वर्गमूल निकालोगे तो 13 आएगा। तो एल का मान कितना आएगा 13। अब जैसे ही एल मिल जाएगा फिर आपको लगा देना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्या होता है पाई आर एल। पाई का मान यहाँ पे रखा नहीं गया, क्यों? क्योंकि 22/7 रखते लेकिन यहाँ कटेगा नहीं ना, 7 से कोई संख्या कटने वाली है नहीं, इसलिए पाई का मान पाई ही रखे हैं। और आर का मान 5 और एल का मान 13, तो 13 × 5 = 65। तो क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल है तो 65 और पाई वर्ग सेंटीमीटर होगा यहाँ पे, क्योंकि सब सेंटीमीटर में दिया है यहाँ पे, तो वर्ग मीटर नहीं, यहाँ वर्ग सेमी लिखा जाना चाहिए। क्या रहेगा? वर्ग सेमी रहेगा, ठीक है, क्योंकि भुजाएं सेमी में दी गई हैं सेंटीमीटर में। अगला देखिए क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। एक घनाकार गड्ढे का आयतन दिया गया है, इतना मीटर है, तो गड्ढे की गहराई बताओ। तो घनाकार, अब घन ये होता है, आप लूडो गिट्टी देखे होंगे, इसमें 12 कोरें होती हैं, ठीक है, सब समान लंबाई की होती हैं। अगर एक भुजा ए मान लें हम, एक कोर की लंबाई ए, तो सब इसमें ए होगी। और जो घन का आयतन होता है वो भुजा का क्या होता है? क्यूब होता है। तो भुजा का क्यूब का मान, गड्ढा घनाकार है ना, तो गड्ढे का जो आयतन होगा वो घन के आयतन के बराबर होगा। तो घन का आयतन दिया गया है इतना, और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब बराबर 13.824। तो हमें तो भुजा चाहिए, तो ये जो क्यूब उधर जाएगा तो इस संख्या पे क्या लग जाएगा? क्यूब रूट बन जाएगा। तो जब इसका आप निकालेंगे क्यूब रूट तो कितना आएगा? 2.4 आएगा। कितना आएगा? 2.4 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो पासों को एक साथ फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। अगर दो पासों को एक साथ फेंका जाएगा तो कुल स्थितियाँ बनती हैं 6, लूडो गिट्टी मतलब, है ना, 36 बनती हैं कुल, क्योंकि 2 की पावर आप पढ़ें क्या होता है? n होता है। और एक पासे में कुल कितनी स्थितियाँ होती हैं? 6। तो 2 की घात यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 2 की घात 6 नहीं भाई, यह तो पासा वाला है क्वेश्चन ना। तो एक पासे में 6 होता है, 6 की पावर 2 करेंगे 36 होता है। दो पासे अगर देखें तो एक पासे में, दो पासे में कुल स्थितियाँ बनेगी आपकी 36। लेकिन हमसे ये पूछा ही नहीं इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछ रहा है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर विषम अंक आने की संभावना। तो जब दो पासों को एक साथ फेंका जाएगा तो विषम अंक मतलब कि 1-1, 1-3, 1-5, 3-1, 3-3, 3-5, 5-1, 5-3, 5-5 बनेगा, ठीक है। विषम अंक हैं सभी, तो यही आएंगी, इतनी स्थितियाँ बनेंगी, ठीक है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ये रहा, 4 बनी है और मैंने कहा कुल 36 बनेंगी, तो 9 बनी है स्थितियाँ, अभी 9 बनी है, तो प्रायिकता बताना है। तो प्रायिकता का होता है अनुकूल बटे कुल, अनुकूल 9 और कुल 36, तो 1/4 उत्तर आ जाएगा। 9 कम 9, 9 चौक 36। अगला क्वेश्चन आप देखें ध्यान से, किसी कक्षा के 24 विद्यार्थियों की आयु के आंकड़े दिए गए हैं। आयु दी गई है वर्षों में और विद्यार्थी दिए गए हैं, कितने कितने विद्यार्थी हैं जिनकी उम्र इतनी है, क्या बताना है। इसमें स्पष्ट ही नहीं था क्वेश्चन में, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? माध्यिका। अब माध्यिका निकालने के लिए आपको आयु और बारंबारता तो बनानी ही पड़ेगी, और माध्यिका निकालने के लिए आपको संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है टेबल वाले क्वेश्चनों में। तो संचयी बारंबारता क्या होती है? पहली तो वही रहती है, फिर यहाँ से यहाँ तक जुड़ेगी 5 4 9, ये रहा, फिर यहाँ पहुँचेगी 9 4 13 हो जाएगी, फिर 6 और जुड़ेगा 19 हो जाएगा, और लास्ट में 5 तक जुड़ेगा तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे n का मान, ये कुल कितना आया? अगर इसको आप जोड़ के देखो, बारंबारता का जोड़ 24 आएगा। तो जो संचयी बारंबारता का लास्ट मान होता है वही कुल जोड़ होता है, तो 24 आएगा। n का मान 24। अब क्योंकि 24 सम है, तो सम पदों की माध्यिका निकालने का सूत्र क्या होता है? n/2वें पद का मान प्लस, यहाँ प्लस होता है, n/2 प्लस 1वें पद का मान और पूरे 1/2 होता है। अब इसमें रखा गया है, जब आप रख के लगाएंगे तो कितना आएगा? 14 वर्ष आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है और AOB व्यास है। AOB व्यास है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ O बिंदु है, यहाँ पे ये यहाँ पे केंद्र है, ठीक है। AOB व्यास है, वृत्त पर बिंदु C और D इस प्रकार स्थित है कि CAB कितना है? 30 और ABD कितना है? 40। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो वृत्त, ये वाला जो त्रिभुज बना, ये आधे वृत्त में बना है, ये जो त्रिभुज है जिसका नाम ABC है, इसमें ये जो C होगा ना, ये 90 डिग्री होगा। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो CB मतलब ACB या BCA बोल सकते हैं, इस कोण का नाम 90 होगा। इधर ये वाला जो त्रिभुज बना, इतना ये वाला ABD, इसमें ये D वाला 90 होगा, समझे आप। इसमें ये क्या होगा? 90 होगा। पूछा क्या गया है हमसे? CAD और CBD बताओ। CAD मतलब ये पूरा कोण पूछ रहा है, ये वाला, ठीक है ना।
तो देखिए ये तो देखो पूरा, ये तो बताया हमने पहले ही आपको। अगर त्रिभुज ABC में देखें, इस त्रिभुज ABC में इतने में, तो इसमें तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180 होगा 180। तो यहाँ पे ACB का मान कितना है, ACB 90, ये देखो C का मान 90 है तो 90 रख दिया गया। CAB मतलब ये इतना कोण कितना है 30 दिया ही है, तो यहाँ से आपका B कोण मिल जाएगा। तो B का मान कितना आएगा जब निकालेंगे, तो ABC का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाए। अरे भाई ये 90 ये 30, तो 9 6 15 150 हो गया, 30 आएगा। तो ये है ना 9 6 15 सॉरी 9 और 3 है यार 120। तो इस वाले त्रिभुज में ऊपर वाले में इस कोण का मान कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, आगे वो 60 आएगा, सॉरी 60 आएगा। अरे भाई 9 3 12 120 160 होगा ना। इसमें देखो ये 40 है बी वाला, ये 90 है, तो 9 4 13 130, तो ए वाला कितना आएगा 50 आएगा। कितना आएगा 50 आएगा। तो यही निकाला गया है। ठीक है, ये निकाला गया पूरा। उसके बाद फिर लगा दिया गया है क्योंकि हमको CBD बताना है। ठीक है, तो जब निकालेंगे तो 90 + 40 + BAD = 180। अरे चतुर्भुज बनेगा यार, क्योंकि हमको बताना क्या है यहाँ पे। आप देखो क्वेश्चन में एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट आपको दिखा देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कुछ बता ही नहीं रहे, आप भाग रहे हैं बहुत तेज़ी से। चलिए देखिए क्या बताना है हमको, CAD कहाँ है, CAD का मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कोण, और CBD का मतलब इधर वाला ये पूरा कोण बताना है। अरे तो यार वो तो वैसे भी आ गया यार, अगर देखें तो आप चलिए देखो बताएं कैसे। ये तो सिंपल तरीके से लग जाएगा यार, ऐसे ही आप लिख के लगाना, आपको हम ऐसे चित्र में समझा दे रहे हैं बस। ये 30 था और ए का मान कितना आया था, अभी देखो ये 90 40, तो ए का मान कितना आया, इतने में ए का मान कितना आया, इतने में जो ए का मान आ रहा है, मतलब DAB का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 9 4 13 130, ये 50 आ रहा है, ये 50 आएगा। और ये वाले में ये कोण 30 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो जो आपका CAD होगा ये 80 डिग्री आएगा। 50 और 30 80, 9 4 13 130 50 80 आएगा। और जो ये वाला कोण आएगा इधर वाला, ये कितना आएगा, तो इसमें 9 3 12 120 60 ये वाला आया, ये 60 और ये 40 100 आएगा। तो एक 100 आएगा और एक कितना आएगा 50 आएगा, 100 और एक 50 आएगा। समझे, समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपने पहले भी थोड़ा पढ़ा रहा होगा तो आ जाएगा। ये देखो वही तो आ रहा है, BAD 50 आएगा और आपका ये 100 डिग्री आएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज ये है ही क्योंकि इसके सभी चारों शीर्ष कहाँ है, वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो कह रहा है कि यदि ADC का मान 140 है दिख रहा है, तो BAC का मान बताओ। BAC मतलब ये वाला मान बताना है, BAC इतने त्रिभुज में। अब बताओ C का मान कितना होगा इतने त्रिभुज में। अगर देखो ये वाला ये कोण ये इसमें, तो ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये कितना होगा 90 होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको हम समझा दें। अगर ये D 140 है तो बताओ B का मान कितना होगा। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोण होता है 180, तो 40 डिग्री होगा। अब बताओ, अब अगर ध्यान से देखो त्रिभुज ABC में इतने में, इसमें तीनों का जोड़ कितना होगा 180, जिसमें एक 90 है एक 40 है, तो 9 4 13 130 कितना बचा 50 डिग्री उत्तर आएगा। कितना आएगा 50 डिग्री। ये देखो पूरा इसमें दिया गया है, समझाया गया है। D + B = 180, तो यहाँ से B का मान 40 आ गया। ठीक है, मैंने अभी बताया ऐसे ही। देखो B का मान कितना है 40 है। उसके बाद वो नियम लगाए तो 50 आया, लास्ट में कितना आएगा 50 उत्तर आएगा। हमने देखो बताया ऐसे ही, आपको बता दिया गया 50 डिग्री इसमें उत्तर आएगा। समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आप। इसमें ये वही क्वेश्चन है जो भी आपने देखा था माध्यिका वाला, तो इसमें संचयी बारंबारता निकाल के लगा दिया गया है। चलिए आगे हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन और थोड़ा सा। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में बन सकते हैं, इनको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन तो भाई बहुत ज़्यादा है, क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। इतना आपने पढ़ लिया है, रिवीजन कर लिया है कि इतने में ही आपका एक काम हो जाएगा। वैसे भी देखिए क्या दिया है, पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। मतलब कि ये वर्ग है तो इसका मतलब इसकी सभी भुजा कितनी होंगी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बना गया है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त की हमको त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या
देखो ये पूरा क्या होगा, ये तो व्यास के ही बराबर तो है ये, चाहे इधर को खींचो चाहे इधर को। और व्यास 28 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14। तो ये देखो त्रिज्या आ गई 14। और जैसे ही त्रिज्या मिली वैसे ही वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये लगा दिया, पाई का मान 22/7, आर का मान 14, स्क्वायर है 2 बार, 7 दूनी 14। और अब आपका बन गया 22 गुणे 14 दूना 28, तो 22 गुणे 28 करोगे तो कितना आएगा 616। ठीक है, क्षेत्रफल है सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। अगला देखें आप, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों पर का योग 4 होने की प्रायिकता बताएं। तो कुल 36 स्थितियाँ बनती हैं, उसमें से ये जो स्थितियाँ हैं ये आपकी कितनी बनती हैं 4, 3 1 में बनेगा, 2 2 में बनेगा, 3 1 में बनेगा। ठीक है ना, तो कितनी बार बनेगा ये, ऐसा अगर देखा जाएगा तो 12 बार। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की प्रायिकता। तो जब दो सिक्कों को एक साथ उछालोगे तो ये किस स्थितियाँ बनेंगी, ऐसे कंडीशन बनेगी। अब कह रहा है दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष बोले तो दोनों पे हेड आए, तो दोनों पे हेड कितनी बार आया है, 1 बार, 1 और कुल कितनी है स्थितियाँ 4, तो उत्तर क्या हो जाएगा 1/4 आएगा। ये देखो कुल संभावना कितनी होगी 1/4। ठीक है, ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये मदारी की टोपी दी गई, बोल रहा है कि शंक्वाकार है, मतलब ऐसे शंकु के आकार की है, जिस उसमें 844 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है। अब कपड़ा कहाँ लगेगा, बाहर बाहर लगेगा, और बाहर बाहर का मतलब होता है वक्र पृष्ठ पर लगेगा। ठीक है, और वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल का मान कितना दिया है 840 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पाई आर किसका मान बताना है, सब की तिरछी ऊंचाई, मतलब कि एल का मान बताना है। ये एच होता है और ये क्या होता है आर होता है। तो यहाँ पे पाई आर का मान कितना, परिधि क्या होती है 2 पाई आर। ठीक है, और क्योंकि उस गोल सिर का परिमाप दिया है, मतलब इसका परिमाप दिया है ना, इस नीचे का, मतलब जो ये टोपी है इसका इस वाई ये माप दी गई, और ये माप कैसी है वृत्ताकार होती है। तो वृत्त की परिधि क्या 2 पाई आर, इसका मान 56 दिया है। तो यहाँ से पाई आर का मान कितना 28। अब इसी में ले जाके रख दो आप, पाई आर एल का मान कितना है 840 था, तो यहाँ पाई आर की जगह रख दिया गया 28 और इंटू एल बराबर 840। तो एल का मान कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 30 आएगा। कितना आएगा 30। तो एल का मान कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। चलिए फिर से देख लो एक बार, ना आया हो समझ में तो। ये है मदारी की टोपी, शंक्वाकार है। इसमें क्या होती है आपको पता है, 2 ऊंचाई होती है, एक लंब ऊंचाई h और एक तिर्यक ऊंचाई l, और ये होती है r। और जो मदारी की टोपी है इसके गोल सिर का परिमाप, मतलब सिर यही तो होगा, और ये कितना दिया गया है 56। तो पहली बार ये परिधि बनेगी, तो ये देखो परिधि 56, तो पाई आर का मान यहाँ से 28 निकाल लिया गया। फिर शंकु का वक्र पृष्ठ, क्योंकि कपड़ा लगा है तो ये वक्र पृष्ठ पर लगता है बाहर बाहर, तो ये पाई आर एल। तो पाई आर एल का मान कितना दिया है 840, इसका नाम समीकरण 1 दे दिया है पाई आर एल वाले का। तो यही पाई आर का मान जो 28 आया, इसको ले जाके 1 में रख दिया गया। तो पाई आर का मान 28 इंटू एल बराबर 840। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये 840 इधर आएगा 28 तो बटे में हो जाएगा, तो 28 तियाँ 84 30 आएगा। तो एल का मान कितना आ जाएगा 30। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बस इसी को हम लास्ट करते हैं। ठीक है ना, बहुत बड़ी क्लास हो गई यार। ये लास्ट क्वेश्चन है भिन्न वाला, देख लें आप क्या दिया गया है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में से यदि 1 घटा दिया जाए तो उस भिन्न का मान 2/3 हो जाता है। ठीक है, यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो मैंने मान लिया कि माना हुआ भिन्न क्या है x/y है। भाई भिन्न में अंश और हर दोनों होते हैं। अब क्वेश्चन के अनुसार अंश में से 1 घटाया तो अंश का मान क्या बन जाएगा, x - 1 बनेगा। अरे भाई अगर अंश x है, 1 घटाना है तो 1, और ठीक है यही बोल रहा है कि अगर अंश में से 1 घटाया जाए तो ये तो भिन्न के अंश में से 1 घटा दिया, तो x में से 1 घटा दिया और हर में से कुछ नहीं किया तो 2/3 हो जाती है। तो पहला समीकरण बन गया ये वाला, सही है ना। यदि हर में 4 जोड़ दिया जाए, अब की बार अंश में कुछ नहीं करना, तो अंश x ही रहेगा, और y में 4 जोड़ने को बोलना था, जोड़ दिया गया, तो बराबर 1/2 हो जाती है। समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इन दोनों को हल करना है, तो जब समीकरण 1 को हल करेंगे इसको, तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा, क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, ये समीकरण बन जाएगा। फिर जो दूसरा वाला हल करोगे आप, तो उसका मान ये बनेगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसको और इसको आप हल कर लें, तो दोनों को जब आप हल करेंगे तो कितना आएगा, x का मान आएगा 5 और y का मान क्या आएगा 6।
तो x का मान आया 5, y का मान 6 आएगा, इतना तो आप कर ही लेंगे। तो भिन्न x बटे वाई माने थे तो 5/6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी पे करते हैं एंड। क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत और है, ठीक है, लेकिन बस इतना ही बहुत बड़ी क्लास हो गई, ठीक है ना। लगभग सभी टाइप के प्रश्नों को कवर कर लिया है आपका एग्जाम में, है ना। 25 नंबर का पेपर है तो भाई 20 नंबर तो आप 100% कर ले जाएंगे, ठीक है। ये आपसे हमारा प्रॉमिस है। एग्ज़ाम में आप पेपर दे के आना तो बताना कितने क्वेश्चन आपने किए, कितना, है ना, यहाँ से कुछ मिला, जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया उससे भी कुछ आया था या नहीं आया था। तो चलिए यहीं तक रखते हैं क्लास को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर बहुत जल्द, है ना। आप लगातार बने रहें, वीडियो को आपने पूरा देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।